Just as well, मेरी जितना भी पिछला वीक था, मैंने बेसिकली कोशिश की है आपके कंसेप्ट क्लियर करने की, आपकी जो आगे जाके आपने मिस्टेक्स करनी है उनको रिड्यूस करने की कोशिश की है। और आज आपको पता है कि हमने तमाम के तमाम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स पे बात की थी। हमने अल्फाबेट्स से शुरू किया था और हम पैराग्राफ तक आए थे। मेरा ख्याल है उस सीरीज का हमारा आज का लेक्चर जो है शायद सबसे अहम लेक्चर जो होगा वो आज का लेक्चर होगा। आज की क्लास के बाद आपके जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट थे वो शाम तक आप तमाम लोगों को मिल जाएंगे। फिर बैठ के आपने एक दफा उनको देखना है। कल इंशाल्लाह मैं आपके साथ उन पे इंडिविजुअल डिस्कशन करूंगा। एक एक बच्चे के साथ हम अलग में इंशाल्लाह बात करेंगे। आज आपने बहुत चीजों पे तवज्जो देनी है। नोटबुक आप अपने साथ रखें और चीजों को आपने लिखना है। My dear son, English essay is basically the opinion of the writer. And dear son, when some teacher will use the word opinion, this means your point of view. This means your basically intake on any topic. You may say yes and you may say no as well. देखो ना, मेरा सपोज करते हैं टॉपिक आता है कि इफ यू हैव अ ड्रीम यू कैन अचीव इट। आप इससे एग्री भी कर सकते हैं, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। मेरा ऐसे आता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्लेसिंग और कर्स। तो आपकी मर्जी है आप ब्लेसिंग पे जाएं, आपकी मर्जी है आप कर्स पे जाएं। मेरा ऐसे है प्लेजर ऑफ रीडिंग। तो लाजिम नहीं है तमाम के तमाम लोग एक ही प्लेजर ऑफ रीडिंग लिखेंगे, तमाम के तमाम एक जैसा प्लेजर ऑफ रीडिंग नहीं लिखेंगे। सो हर एक की अपनी राय है, जाती राय है। कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा। लेकिन व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, व्हाट इज एग्जामिनर रिक्वायरमेंट? माय डियर सन, एग्जामिनर रिक्वायरमेंट इज दैट यू आर सपोज टू प्रूव योर ओपिनियन। कि आपको आपकी जो भी राय हो, आपकी जो भी राय हो, आप यस करें आप नो करें, बट आपने अपनी राय जो भी है उसको प्रूव करना है। So this is the opinion of the writer on some given topic. And if, my dear friend, I will like to talk about length, it is always consisted on 18 to 20 paragraph. ये हमेशा 18 to 20 paragraph पे मुश्तमिल होती है। But again, if I would like to talk about the essay, PMS essay, my dear friend, PMS essay is consisted on 12 to 15 paragraph. रीजन ये है कि ऐसे की हमेशा जब भी ऐसे की लेंथ होगी, दिस ऑलवेज डिपेंड अपॉन द टाइम। आप समझें, मेडिसन आपने हर एक घंटे में 6 पैराग्राफ लिखने होते हैं। आपको याद होगा आपने अर्ली क्लासेस में भी ऐसे लिखे थे, लेकिन वो तो कोई 18 से 20 पैराग्राफ पे मुश्तमिल नहीं होते थे। वो तो हार्डली 3 से लेके 5 पैराग्राफ पे मुश्तमिल होते थे। सो ऐसे की लेंथ जो है ना वो टाइम पे डिपेंड करती है। ऐसे की लेंथ के मिनिमम पैराग्राफ की तादाद 3 होती है। 1 इंट्रोडक्शन, 1 बॉडी पैराग्राफ एंड 1 कंक्लूजन, एंड मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, वो टाइम पे डिपेंड करता है। बाय द वे, मैक्सिमम टाइम जो है इंग्लिश ऐसे के लिए वो 3 आवर्स है। यहां पे मैं एक और आपको बात बताता हूं। इस साल 2021 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वाले आपको ये भी कह सकते हैं कि राइट 2 essay ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। एक नहीं गए, आपको 2 कहेंगे। टाइम चाहिए होगा। आप सीएसएस का सिलेबस पढ़ें तो सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है, आज आपने पढ़ना है तमाम लोगों ने, वहां पे लिखा हुआ है कि एग्जामिनर में आस्क यू टू राइट 1 or 2 essays। और मेरी ओपिनियन में अगर आपको 2 essay कह दिए जाएं तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज होगा।
डियर इंडियन सिविल सर्विस में हमेशा 2 ऐसे लिखे जाते हैं। क्यों एडवांटेज होगा आपका? इंसान को हमेशा ज्यादा लिखने में प्रॉब्लम आती है। किसी एक टॉपिक पे 2500 लिखना अल्फाज बहुत मुश्किल काम है, लेकिन किसी टॉपिक पे 1000 से 1200 वर्ड्स लिखना आसान काम है। और एक और चीज और वो चीज ये है बेटे, जितने नंबर मार्क्स का मार्जिन बढ़ता जाता है, मीनिंग अगर मैं आपको 1000 में से नंबर दूं ना, तो शायद आप में से किसी को भी मैं 400 मार्क्स नहीं दूंगा। किसी भी क्वेश्चन के जितने टोटल मार्क्स ज्यादा होते हैं, उतनी एवरेज जो है वो मिनिमाइज होनी शुरू हो जाती है। आप देखें ना बेटे, 10 नंबरों का क्वेश्चन है, आप बहुत बुरे तरीके से भी करें, आप बहुत बुरे तरीके से भी करें ना, तो फिर भी आपको 4 नंबर मिल जाते हैं। तो आप समझे डियर सन, दिस वुड बी योर एडवांटेज अगर ऐसे हो जाए तो। और मुझे बहुत ज्यादा चांसेस हैं माइट भी हो जाए, तो उससे 2 इशू होंगे। एक तो ओवरऑल नंबर अच्छे आने शुरू हो जाएंगे, पास होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। मीन के 50-50 में से 20-20 लेने होंगे, और 20 लेना तो, या दोनों को मिला के 40 लेने होंगे, वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो लेंथ कोई डिटरमिन, लेकिन अगर 3 घंटे का ऐसे आता है तो हम सपोज करते हैं इसकी लेंथ इज ऑलवेज कंसिस्टेड ऑन 18 to 20 पैराग्राफ। एंड माय डियर स्टूडेंट, इफ आई विल काउंट दिस इनटू सेंटेंसेस, दिस इज ऑलवेज कंसिस्टेड ऑन 150 to 200 सेंटेंसेस। देखो ना, मैं बार बार शुरू से ही आपको एक ही बात कह रहा था कि आई वुड लाइक टू वर्क ऑन योर सेंटेंस फॉर्मेशन। जिस लम्हे आपने, जिस दिन आपने अपने सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक कर ली ना बेटा, फिर आपका कोई भी एग्जाम फेल नहीं होगा। ना तो सीएसएस का फेल होगा, ना पीएमएस का एग्जाम फेल होगा, ना ये वन पेपर होगा, ना ये तहसीलदार का एग्जाम फेल होगा। कोई भी एग्जाम फेल नहीं होगा। तो सिंपल हमने इसको क्या डिफाइन किया, मैंने कहा दिस इज द ओपिनियन ऑफ द राइटर। ओपिनियन मीन योर पॉइंट ऑफ व्यू on some given topic. It is always consisted on 18 to 20 paragraph. And if I will count this into sentences, this is always consisted on 150 to 200 sentences. My dear son, remember one thing, that we have 2 type of writing. हम एक राइटिंग को कहते हैं एकेडमिक राइटिंग। ये आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज में करके आए हैं आपने एकेडमिक राइटिंग की। एकेडमिक राइटिंग वो राइटिंग होती है जो आप एकेडमिक डिग्रीज में करके आते हैं। And in academic writing, my dear son, the teacher is only interested in one thing. और आपका टीचर किस में इंटरेस्टेड है? He is only interested in your content. आपके कंटेंट के अलावा वो किसी भी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। He is only interested in your content. वो ना तो आपको स्पेलिंग देखेगा, ना आपके पैराग्राफ्स देखेगा, ना उसकी कोहेरेंस देखेगा, ना उसकी कनेक्टिविटी देखेगा। बट डियर स्टूडेंट, इंग्लिश ऐसे इज अ टेक्निकल राइटिंग। आपने बचपन में लेटर लिखे होंगे, शायद आपको याद होंगे। वहां लेटर आपको नहीं आता था, आप खाली उसका फॉर्मेट लिख देते थे, तो तब भी हम भी एग्जामिनर आपको आउट ऑफ 10 5 मार्क्स देते थे। अब लिखते थे एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC डेटेड, माय डियर सर। बॉडी में कुछ भी नहीं लिखते थे, एंड में लिखते थे यू आर फेथफुली कम और XYZ। माय डियर सर, रिमेंबर वन थिंग, दैट इंग्लिश ऐसे इज अ टेक्निकल राइटिंग। और टेक्निकल तमाम दुनिया की वो राइटिंग होती हैं जिनका अपना एक फॉर्मेट होता है। हम सपोज करते हैं, जरा अटेंटिव होके बैठना है। हम सपोज करते हैं कि डियर स्टूडेंट, आपने एक घर कंस्ट्रक्ट करना है, आपने एक घर बनाना है। घर बनाने के लिए आपने जगह भी खरीद ली है। सपोज समझते हैं आपने कराची के सहले समुंदर पे सी व्यू पे जगह ले ली है, आपने उसको लेवल भी कर लिया है। अब आपने घर बनाना है, तो सैफुल्लाह आप मुझे बताएं सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? आप अपने आप को अनम्यूट करें और मुझे बताएं कि सबसे पहले आप क्या काम करेंगे। सैफुल्लाह, आपने मुझे बताना है। सैफुल्लाह, आप अपने आप को अनम्यूट करना है और मुझे बताना है कि घर बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या काम करेंगे।
सर हम खाका तैयार करेंगे सबसे पहले। हम आप सबसे पहले क्या करेंगे? के बारे में सर खाका। प्लानिंग करेंगे, सबसे पहले सर उसके बारे में प्लानिंग करेंगे अच्छा, प्लानिंग हो गई, उसके बाद और क्या खाका करेंगे आप? बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद सैफुल्ला कह रहा है कि ये खाका बनाएंगे। सिद्रा, आप बताएं, आप क्या करेंगी? सिद्रा, मैं सुन रहा हूं आपको। सर जिसको बनाना है उसको अरेंज करेंगे। जिसने, बनाना है आप मतलब मिस्त्री और वो। कस्टमर जी। अच्छा, वो अरेंज हो गया, उसके बाद क्या करोगी? सर फिर वो जो मटेरियल है वो कलेक्ट करेंगे। अच्छा, आप कितना मटेरियल खरीदेंगी सिद्रा? सर जितना रिक्वायर होगा, कितना रिक्वायर्ड होगा? जो सब जरूरत होगी। कैसे आपको पहले जरूरत का पता चलेगा? सर पहले बेस के लिए लेंगे और उसके बाद नहीं, ये फिर यही तो पूछ रहा हूँ, आपको जरूरत का कैसे अंदाजा होगा, कितनी जरूरत है? सर उसकी वो देख के कि कितने मरले का है। तो बेटा, तो फिर तो आप गलत डायरेक्शन पे जा रही है ना। सैफुल्ला सही कह रहा था। माय सन, जब भी सबसे पहले यू आर सपोज टू मेक इट्स इट्स डिजाइन, या आप कह सकते हैं कि इसका मैप बनाएंगे। आप सबसे पहले खाका बनाएंगे, मैप बनाएंगे, ऐसा ही है बेटे। मैप ही आपको इस चीज के इंडिकेट करेगा कि आपके घर में कितने रूम्स होंगे, उसके कितने फ्लोर्स होंगे, और रूम्स और फ्लोर्स को देख के आप बताएंगे कि आप कितना मटेरियल खरीदेंगे। यकीन जाने इंग्लिश ऐसे में भी ऐसा होता है। हम उसका खाका का ख्याल नहीं रखते, हम उसके स्ट्रक्चर का ख्याल नहीं रखते, हम उसके डिजाइन का ख्याल नहीं रखते। हम अगेन वही मटेरियल मार्केट से खरीद के आ जाते हैं। मटेरियल का मतलब ये होता है कंटेंट। हम उसके टेक्निकल एस्पेक्ट को छोड़ देते हैं। आप मार्केट से जाके बेतहाशा कंटेंट खरीद के ले आते हैं तो सारा जाया जाएगा आपका कंटेंट। इंग्लिश ऐसे में भी हम यही करते हैं। हमारे एक ही फोकस होता है कि डू और प्रोवाइड द मैक्सिमम कंटेंट विदाउट कीपिंग इन माइंड द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ योर एसे। गलत बात हो गई ना, 100% गलत बात हो गई। तो डियर स्टूडेंट, आप गौर से जरा बात सुनिए। मैंने कहा वी हैव टू टाइप ऑफ राइटिंग्स। मैंने एक को एकेडमिक राइटिंग कहा है, मैंने एक को एकेडमिक राइटिंग कहा है, और डियर स्टूडेंट मैंने दूसरी को टेक्निकल राइटिंग कहा है। जो आज तक आप करते आ रहे हैं ना यूनिवर्सिटीज में, किसी ने एमए किया है, किसी ने एलएलबी किया है, तो वहां टीचर किसी भी चीज में इंटरेस्टेड नहीं होता। ही इज ओनली इंटरेस्टेड इन वन थिंग। और वो चीज क्या है? वो आपके इंफॉर्मेशन में। लेकिन यहां पे सीएसएस में या किसी भी इंग्लिश ऐसे में वो आपके कंटेंट से ज्यादा कुछ और चीजों में भी इंटरेस्टेड होगा। उसमें सबसे पहली है स्ट्रक्चर, डिजाइनिंग। आपने अक्सर सुना होगा, हम ऐसे में कहते हैं जी फलां की थीसिस स्टेटमेंट नहीं है, वहां फलां का टॉपिक सेंटेंस नहीं है, कि फलां ने इसका स्टार्ट सही नहीं किया है, जी कोहेरेंस नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। इन तमाम चीजों का, इन तमाम एस्पेक्ट का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, इंग्लिश ऐसे में ये नहीं है एग्जामिनर आपको हाउ 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स देगा। एग्जामिनर आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दे ही नहीं सकता। डियर फ्रेंड, इन नंबरों को डिवाइड किया गया है, और सबसे पहली चीज है स्ट्रक्चर। हम स्ट्रक्चर को कहते हैं हाउ हाउ टू कंबाइन योर पैराग्राफ एंड सेंटेंसेस इन सम गिवन फॉर्मेट। 20 नंबर इस चीज के हैं, और सबसे ज्यादा नंबर इसी चीज के हैं। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को देखता हूं कि स्ट्रक्चर में जब वो आउटलाइन बनाते हैं या इंट्रोडक्शन बनाते हैं, आउटलाइन और इंट्रोडक्शन में डिफरेंशिएट ही नहीं करते। बॉडी पैराग्राफ ऑलवेज लुक लाइक ए इंट्रोडक्शन। बेटे, ये ऐसा ही है जैसे कि आप एक घर बनाए ना, घर के तमाम रूम्स जो होंगे, हम उन्हें रूम्स कहेंगे। जैसे कि के तमाम इंग्लिश ऐसा ऐसे में जो तमाम चीजें लिखी जाएंगी, हम उसे पैराग्राफ कहेंगे। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपके ड्राइंग रूम और आपके लिविंग रूम और आपके किचन का क्या इंटीरियर डिजाइन एक जैसा होगा?
माय डियर स्टूडेंट, कभी भी उनका एक जैसा इंटीरियर डिजाइन नहीं होगा। इसी तरीके से बॉडी पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और जो ट्रांजिशनल पैराग्राफ होगा, उनको तमाम के तमाम को लिखने का जो स्टाइल है, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन हम एक ही वे से लिखने की कोशिश करते हैं, एक ही वे से लिख के आ जाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, मेरी जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, जो मैंने सबसे पहले इंप्रूव करनी है, वो स्ट्रक्चर है। और डियर स्टूडेंट, जिस लम्हे आपका स्ट्रक्चर बेहतर हो गया ना, मैंने आपके पेपर पढ़े हैं, आपके तीन ही मसाइल है। आपके स्ट्रक्चर का मसला है, आपके एक्सप्रेशन का मसला है, आपके आर्गुमेंट्स का मसला है। यू हैव वेरी गुड, आपकी ना तो ग्रामर गलत है ना आपका कंटेंट। यू हैव इनफ कंटेंट, अब आपको और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मेजॉरिटी लोग वो हैं जिनके पास इनफ कंटेंट मौजूद है। तो पहले 20 मार्क्स विल गोज फॉर स्ट्रक्चर, देन 20 विल गोज फॉर कंटेंट, 20 विल गोज फॉर ग्रामर, फिर एक्सप्रेशन के 20 नंबर हैं, और फिर आर्गुमेंट्स के 20 नंबर हैं। ये टोटल नंबर हैं आपके। और एक दफा आपने ये स्किल सीखनी है, और फॉर एवर डियर स्टूडेंट, इंग्लिश ऐसे फेल नहीं होगा। हम इन तमाम पे बड़ी डिटेल गुफ्तगू करेंगे, एक एक चीज पे हम डिटेल गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि सबसे अहम चीज स्ट्रक्चर है। माय डियर स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद स्ट्रक्चर। मैं पहले आपको इसको एक मिनट डिफाइन करता हूं। डियर स्टूडेंट, दिस इज द ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस एज वेल एज पैराग्राफ्स। कभी ये हो सकता है कंक्लूजन पहले आ जाए, इंट्रोडक्शन बाद में आ जाए? नहीं हो सकता ना। वो कहता है कि दिस इज द ओवरऑल अरेंजमेंट। वो कहता है विद इन पैराग्राफ भी आपको स्ट्रक्चर ख्याल रखना पड़ता है। मीन पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या है जी? पहले टॉपिक सेंटेंस आएगा, एंड पे कंक्लूडिंग सेंटेंस आएगा। और ऐसे का स्ट्रक्चर क्या है कि पहले इंट्रोडक्शन आएगा, एंड पे कंक्लूजन आएगा। और इंट्रोडक्शन का भी एक अपना स्टाइल है। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, उनकी थीसिस स्टेटमेंट जो होती है ना, वो आउटलाइन से पहले लिख देते हैं। ऐसे में बेसिक बुनियादी किरदार जो है वो थीसिस स्टेटमेंट का है। ये तो ऐसे ही है जैसे बेटे एक वकील, एक लॉ ग्रेजुएट अपने क्लाइंट का केस प्रेजेंट कर रहा हो, और जो उसकी प्रेयर होती है, जो उसकी डिमांड होती है, वो शुरू में लिखते हैं। या एक जज साहब डिसीजन दे रहे हो, और डिसीजन में उसका जो डिसीजन है, पहले ही सेंटेंस उसका डिसीजन हो जाए। ये याद होगा आपको, ये अपना पनामा पे जस्टिस खोसा साहब ने जो डिसीजन दिया था, उन्हें किससे स्टार्ट किया था? उसने तो सिसिलियन माफिया से शुरू किया था। आखिरी पेज पे जाके डिसीजन, डिसीजन हमेशा एंड पे आता है, और थीसिस स्टेटमेंट भी डिसीजन होती है। तो मैं तो लोग, ऐसे लोगों को भी जानता हूं, जो स्टूडेंट्स को, जो अपना ऐसे स्टार्ट ही थीसिस से करते हैं। तो थीसिस पे, इसका मतलब है उन्होंने अभी डिबेट की नहीं है और रिजल्ट पहले निकाल दिया है। तो जब तक आप एक गिवन, जो एक यूनिवर्सल पैटर्न है, ये कोई पाकिस्तानी पैटर्न नहीं है, दिस इज आल्सो द पैटर्न इन इंडिया एज वेल, बट ये ऐसे राइटिंग का एक यूनिवर्सल पैटर्न है। आप यूट्यूब पे बड़े अच्छे अच्छे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं इंडियन प्रोफेसर्स के, ऐसे पे उनको भी सुनेंगे तो वो भी यही बातें कर रहे होंगे, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल पैटर्न है। तो मैंने क्या डिफाइन किया? मैंने कहा दिस इज द ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस एज वेल एज पैराग्राफ इन योर एसे, एंड इन सिंपल वर्ड दिस इज अ वे और प्लान in which the different parts of essay are combined together. और my dear student, essay is always consisted on 3 sub-elements. और इन तमाम के लिखने का डिजाइन जो है, लिखने का स्टाइल जो है, that is totally different from others. बट इनके लिखने का डिजाइन, इनके लिखने का स्टाइल बाकी तमाम से मुकम्मल तौर पे डिफरेंट होगा, मुकम्मल तौर पे डिफरेंट होगा। आउटलाइन एज इट्स, तो 3 सब स्ट्रक्चर में चीजें आती हैं। एक आती है आउटलाइन, आउटलाइन का एक अपना स्टाइल है। और एक बेसिक चीज बता दूं, आउटलाइन मस्ट बी रिटन इन फ्रेजेस। आउटलाइन के अंदर अगर आप सेंटेंसेस लिखेंगे तो उसको मुकम्मल तौर पे गलत माना जाएगा। नंबर 2 इज अनयूजुअल पैराग्राफ।
अनयूजुअल पैराग्राफ 20% बनाते हैं। इनका अपना एक लिखने का अंदाज है। तीसरी चीज है यूजुअल पैराग्राफ। माय डियर सन, दे विल मेक द 75% ऑफ ऐसे। मेजर ऐसे का पोर्शन यूजुअल पे है, जिसमें उर्फ आम में आप बॉडी पैराग्राफ कहते हैं। दे हैव देयर ओन स्टाइल एज वेल। जब तक इनके आपको स्टाइल या जो रिक्वायर्ड यूनिवर्सल फॉर्मेट है आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, माय डियर सन, उस वक्त आपका कोई भी इंग्लिश ऐसे का एग्जाम जो है वो पास नहीं होगा। उमैर, मैं आपके आंसर थोड़ी देर में देता हूं। और दूसरी बात है उमैर, आपने चैट में नहीं लिखना, आपने हैंड रेज करना है, क्वेश्चन करना है। क्योंकि जब आप चैट बॉक्स में टाइप करते हैं तो आपका फोकस जो है वो शिफ्ट हो जाता है। मैं एंड पे आपका जवाब दूंगा कि आपने कहा कि टॉपिक, सेंटेंस और थीसिस स्टेटमेंट में क्या फर्क होता है। ठीक हो गया? तो माय डियर फ्रेंड, ये तीनों को जो लिखने का स्टाइल है, अच्छा, ये ऐसे के एक आप समझे, ये एक ब्लू प्रिंट है ऐसे का। ऐसे ऑलवेज लुक लाइक दिस वन। इस मैप को गौर से देखें। This map has been taken by the books that has been recommended by Federal Public Service Commission. ऐसे हमेशा ऐसे नजर आएगा। देखो ना, आउटलाइन हैज इट्स ओन स्टाइल। आउटलाइन 100% आपको लग रहा है कि इसका अपना स्टाइल है, लेकिन इंट्रोडक्शन का स्टाइल आउटलाइन से थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन अगर आप बॉडी पैराग्राफ को देखें तो बॉडी पैराग्राफ मुकम्मल तौर पे एक नई शेप दे रहे हैं, और कंक्लूजन जो है वो इंट्रोडक्शन का आपको उल्ट नजर आ रहा है। मैं थोड़ा सा इस मैप को ना डी कोड करता हूं आपके लिए। यहां पे मैंने अल्फाबेट्स लिखे हैं। एक अल्फाबेट डिस्टेंस, ये एक डिस्टेंस है ए से, पॉइंट ए से लेके बी तक। हम इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। किसी भी चीज का डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बेसिकली नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स या नंबर ऑफ आइडियाज को इंडिकेट करता है। किसको? जैसे आपका ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है, ये नंबर ऑफ आइडियाज और नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जो है उनको इंडिकेट करता है। किसको? जैसे ये हमेशा आपके नंबर ऑफ आइडियाज और नंबर ऑफ आर्गुमेंट, ये जितने ज्यादा हॉरिजॉन्टल। आप एक छोटी सी एग्जांपल लें, एक मिनट बेटे। बॉडी पैराग्राफ को हॉरिजॉन्टल देखें, छोटा सा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये ए है ना। क्यों छोटा है, क्यों डिस्टेंस कम है? उसकी रीजन ये है कि हर बॉडी पैराग्राफ के अंदर एक आर्गुमेंट डिस्कस की जाती है, एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स नहीं डिस्कस की जा सकती। लेकिन आउटलाइन आपको पता है कंप्लीट समरी होती है, इंट्रोडक्शन कंप्लीट समरी होता है। इस वजह से उनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम कहते हैं जितना ज्यादा होगा उतने नंबर ऑफ आइडियाज, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आपके ज्यादा होंगे। ठीक हो गया? अब दूसरी बात यह है कि हम इसको कहते हैं माय डियर फ्रेंड वर्टिकल डिस्टेंस। ये पॉइंट ए से लेके पॉइंट सी तक। अब यहां पे बड़े इंटरेस्टिंग दो चीजें आपसे मैं पूछूंगा। ये देखें और ये देखें। अब क्वेश्चन मेरा ये है आप लोगों से कि आउटलाइन का पॉइंट ए से पॉइंट सी, जिसको हमने वर्टिकल डिस्टेंस का है, वो बड़ा मिनिमम है, और इंट्रोडक्शन का वर्टिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। हालांकि दोनों ने एक जैसे, दोनों ने कंप्लीट समरी कन्वे करनी होती है। ये क्या वजह है? बॉडी पैराग्राफ का तो वर्टिकल डिस्टेंस भी कम है। मडियासन, इसका आंसर ये है कि हालांकि नंबर ऑफ आइडियाज की तादाद आउटलाइन और इंट्रोडक्शन में एक जैसी होती है, असूलन तो इनके नंबर ऑफ वर्ड्स की तादाद भी एक जैसी होनी चाहिए। वर्टिकल डिस्टेंस बेसिकली नंबर ऑफ सेंटेंस या नंबर ऑफ वर्ड्स को इंडिकेट करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन हर बॉडी पैराग्राफ का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से एक जैसा है, क्योंकि वो हर एक पैराग्राफ के अंदर एक सिंगल आर्गुमेंट डिस्कस की जाती है। इंट्रोडक्शन और आउटलाइन का नंबर ऑफ वर्ड्स का फर्क हो जाता है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम रहते हैं। रीजन
रीजन ये है कि यू आल्सो नो कि आउटलाइन जो होती है ना वो बुलेट्स में लिखी जाती है, और इंट्रोडक्शन जो है ना वो कंप्लीट सेंटेंसेस में लिखा जाता है। जो भी चीज बुलेट या फ्रेजेस में लिखी जाती है ना वो कम स्पेस कंज्यूम करती है, और जो भी चीज सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखी जाती है वो हमेशा ज्यादा स्पेस कंज्यूम करती है। ये इन दोनों का फर्क है। मेडिएशन कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन हमेशा इंट्रोडक्शन को उल्ट होता भी उल्टा है। मैं इसकी एक मिसाल आपको देता हूं कि जब आप उर्दू के ऐसे लिखते हैं, उर्दू आप ज्यादा फेमिलियर हैं, उर्दू के ऐसे का आगाज हमेशा आपको याद होगा किसी शेर से होता था, किसी वर्स से होता था, लेकिन कंक्लूजन के आगाज में स्टार्ट में ये शेर वर्स नहीं आती थी, ये कंक्लूजन के हमेशा एंड पे आती है। आनी भी एंड पे चाहिए, क्यों? ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। अब देखें माय डियर फ्रेंड, दिस इज अनदर मैप टेकन फ्रॉम अनदर रिकमेंडेड बुक, अगेन कमीशन की किताबों से लिया गया है, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की किताबें रिकमेंड की गई है। आप देख लें बेटे, इंट्रोडक्शन का स्टाइल देख लें, बट एवरी बॉडी पैराग्राफ लुक लाइक द सेम। तमाम के तमाम जहां पे बॉडी पैराग्राफ एक जैसे नजर आ रहे हैं। 3 बॉडी पैराग्राफ के उसने शेप बनाई है, और तीनों के तीनों मुकम्मल तौर पे एक दूसरे से मुख्तलिफ है। टॉपिक सेंटेंस है, देन वी हैव द सपोर्टिंग सेंटेंस, देन वी हैव कंक्लूजन, again we have the topic sentence, we have the supporting sentence, and we have conclusion. Again we have the topic sentence, we have the supporting sentence, and we have the conclusion. तीनों मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ है, इनके आपस में एक जैसे, लेकिन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का स्टाइल इज डिफरेंट। मैं बड़े आपको सिंपल सी बात बताऊं ना, बिलीव मी, हम मुझ पर यकीन रखें कि अगर एक बॉडी पैराग्राफ अगर आप सीख रहे हैं ना, सिर्फ एक बॉडी पैराग्राफ, यू कैन राइट द 1000 ऑफ बॉडी पैराग्राफ बाय योर ओन एज वेल, क्योंकि तमाम के तमाम बॉडी पैराग्राफ का जो फॉर्मेट है वो हमेशा सेम रहता है, हमेशा सेम रहता है। माय डियर फ्रेंड, दिस इज अनदर मैप, ये डिस्क्रिप्टिव मैप है। जरा इसकी उसने डिस्क्रिप्शन की हुई है, इसके कंपोनेंट्स की बात पढ़ें। यहां पे इसने 2 कंपोनेंट लिखे हैं इंट्रोडक्शन के, होते भी 2 हैं। उन्होंने कहा इसका सबसे पहला कंपोनेंट जो है उसने उसको नाम दिया जनरल स्टेटमेंट का, और दूसरे कंपोनेंट को उसने नाम दिया थीसिस स्टेटमेंट का। लेकिन बॉडी पैराग्राफ देखें, पहला कंपोनेंट बॉडी पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस होता है, और बॉडी पैराग्राफ का जो आखिरी कंपोनेंट होता है वो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। अब हमारा अलमिया स्टूडेंट्स का क्या है कि बिलीव मी, हम इनमें डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते। हम राइटिंग फॉर द सेक ऑफ राइटिंग करके आते हैं। मैं बहुत से लोगों को, मैंने शायद आपको पहले भी एग्जांपल दी थी, ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एनुअल रिपोर्ट में लिखा हुआ है। ये रिपोर्ट है 2017 की, 16 की, वेबसाइट पे पड़ी हुई है। रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि 2016 के अंदर 393 फॉरेन ग्रेजुएट अपीयर इन सीएसएस, हार्वर्ड की पढ़ी हुई है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पढ़ी हुई है, कैम्ब्रिज के पढ़ी हुई है। उसमें 390 लोग जो थे ना वो इंग्लिश ऐसे में फेल हो गए थे। तो आप क्या समझते हैं, जो हार्वर्ड का पढ़ा हुआ होगा उसको इंग्लिश नहीं आती होगी? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बंदे को इंग्लिश नहीं आती होगी? माय डियर फ्रेंड, उनको इंग्लिश आती है, लेकिन रीजन, दिस इज नॉट द एग्जामिनेशन टू चेक योर इंग्लिश। ये एग्जाम ही नहीं है आपको इंग्लिश को चेक करने का। इंग्लिश के अगर आपने इंग्लिश को चेक करना है तो दूसरा पेपर हमारे पास मौजूद है, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का। बड़े इसमें इंग्लिश के साथ साथ चंद और चीजें भी मैंने बताया है ना। वहां पे आपने पोर्शन पढ़े थे, ग्रामर तो एक पोर्शन है वहां पे, और भी हमारे चंद एक पोर्शन हैं। तो माय डियर सर, जब तक आपका फॉर्मेट ठीक नहीं होगा, और जिस लम्हे आपने फॉर्मेट ठीक कर लिया ना, आप लोगों की अंग्रेजी वैसे भी ठीक है, अंग्रेजी आती है आपको। अब माय डियर फ्रेंड, वंस अगेन आई वुड लाइक टू, मैं बार बार, आपको पता है एक चीज मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं पैराग्राफ का।
क्योंकि 95% आपका ऐसे जो है वो पैराग्राफ पे मुश्तमिल है। हम अभी हालांकि आपके इल्म में होना चाहिए कि आउटलाइन शुरू में आती है, आउटलाइन पहले आती है, लेकिन अभी फॉर टाइम बीइंग हम आउटलाइन को ऐसे आपका आउटलाइन से स्टार्ट होगा, लेकिन फॉर टाइम बीइंग आउटलाइन को मैं स्किप करूंगा। फॉर टाइम बीइंग हम आउटलाइन को स्किप करेंगे। मैं क्या पैराग्राफ को पढ़ूंगा? मैं डियर इसको डिफाइन करूंगा, द पैराग्राफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 6 to 8 सेंटेंसेस। कि जब भी आपने कोई पैराग्राफ पढ़ना है, जब भी आपने कोई पैराग्राफ लिखना है, उसकी हमेशा एक रिक्वायर्ड लेंथ है। मैं एक आइडियल बता रहा हूं, लेकिन कोई मैथ नहीं है ये, और ना आपने काउंट करने हैं, आपने एक वैसे अंदाजा रखना है। बेसिकली जो रिक्वायर्ड है ना, जो डेफिनेशन है पैराग्राफ की, वो है 4 to 9 सेंटेंसेस। अगर 4 से कम होंगे तो वो भी पैराग्राफ नहीं होगा, अगर 9 से ज्यादा हो जाएंगे तो वो भी पैराग्राफ नहीं होगा। अगर मैं पेज की बात करूं तो हाफ अ पेज। लेकिन एक आइडियल जो हम कहते हैं ना, हम कहते हैं दिस इज ऑलवेज कंसिस्टेड ऑन 6 to 8। और यहां पे एक और चीज भी मैं बताऊं, माय डियर, जिस लम्हे आपको पैराग्राफिंग आ गई ना, आप प्रेसी के भी एक्सपर्ट होंगे। क्यों? आज जाके आप कोई प्रेसी काउंट कर लें, बट आपकी प्रेसी में हमेशा 6 से 9 सेंटेंसेस होंगे, ना 6 से कम होंगे ना 9 से ज्यादा होंगे। रीजन, क्योंकि वो बॉडी पैराग्राफ होता है। और जिस लम्हे आपको बॉडी पैराग्राफ की फॉर्मेशन का पता चल जाएगा, तो आपकी प्रेसी ऑटोमेटिकली ठीक होनी शुरू हो जाएगी। प्रेसी में एग्जामिनर हर वक्त यही कहता है ना, किसी से पढ़ने जाए तो आपको कहेगा कि फाइंड आउट द टॉपिक सेंटेंस। क्या डिफाइन इसको मैं करूंगा? माय डियर फ्रेंड, इसको मैंने डिफाइन किया कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 6 to 8 sentences. My dear friend, this is always consisted on 6 to 8 sentences. Minimum 6 and maximum 8 sentences. There should be single argument in one paragraph. You are not supposed to add more than one. आपके हमेशा पैराग्राफ में एक आर्गुमेंट होगी। हम क्या करते हैं, हम 10-10 आर्गुमेंट से एक पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करते हैं। देयर मस्ट बी द सिंगल आर्गुमेंट, नॉट मोर देन वन आर्गुमेंट। दो चीजें हो गई। दिस मस्ट बी स्टार्टेड विद अ न्यू लाइन। आपने नई लाइन लिखनी है। हर पैराग्राफ एक नई लाइन से शुरू होगा। और यस, यू आर सपोज टू डू द अडेंटेशन। अडेंटेशन ये होती है, हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हैं, इक्वल टू 1 टैब, 2 टैब, 3 टैब, आपकी मर्जी है जितनी भी छोड़ दें। तो बेसिकली पैराग्राफ की आपको मैंने 4 रिक्वायरमेंट बताई, 6 to 8 sentences, single argument, you are supposed to do the adentation, और जब भी एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की तरफ जाना है, लाइन दरमियान में नहीं छोड़नी। मेरा अब अगेन आई वुड लाइक टू आस्क द क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है सैका से। सैका आपने मुझे बताना है, आप अपने आप को जरा अफ्रेज, सैका अफ्रेज। सैका, मुझे ये आप बताएं कि जो इंट्रोडक्शन होता है उसके अंदर एक आर्गुमेंट्स होती है या एक से ज्यादा होती है? बेटा मैं आपको सुन रहा हूं, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। बेटे आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। अब कुछ आ रही है। अच्छा, ऐशा आप बताएं, ऐशा अब्बासी। ऐशा आप ये बताएं, इंट्रोडक्शन के अंदर कितने पैराग्राफ होते हैं? सॉरी, इंट्रोडक्शन के अंदर सिंगल आर्गुमेंट्स होती है या एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स होती हैं? सर मल्टीपल आर्गुमेंट्स होते हैं। तो फिर क्या वो पैराग्राफ नहीं होता? क्योंकि हमने तो पैराग्राफ को डिफाइन किया है कि एक आर्गुमेंट होगी। सर इंट्रोडक्शन का लाइक स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है ना, जैसे मतलब उसमें मतलब नहीं, जो एक आउटलाइन मिनट, मैंने आर्गुमेंट्स आपको ये बताइए कि एक पैराग्राफ के अंदर एक आर्गुमेंट्स होगी, ऐसे ही है? जी। मैंने क्वेश्चन किया है कि इंट्रोडक्शन में कितनी आर्गुमेंट्स होती हैं?
एक से ज्यादा? आर्गुमेंट्स तो ज्यादा ज्यादा होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ नहीं होता। सर उसमें आर्गुमेंट्स को हम लाइक अलग 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 तरह से प्रूव नहीं कर रहे होते हैं उसे। नहीं, आर्गुमेंट्स तो ज्यादा होती हैं ना, एक से ज्यादा ही होती हैं। सिर्फ मेंशन कर रहे होते हैं, प्रूव वो बेटे बॉडी बेशक पर। मेंशन भी कर रहे होते हैं, लेकिन होती तो ज्यादा है ना। जी जी। तो फिर पैराग्राफ वो नहीं होता, या होता है? पैराग्राफ होता है, लेकिन हम एक से ज्यादा पैराग्राफ भी इंट्रोडक्शन में आ सकता है। नहीं आ सकता। अच्छा, अब मेरी बात जरा गौर से सुने। मैंने बेटे आपके लिए ना एक कथगन लगाई थी। कथगन ये लगाई है कि एक पैराग्राफ के अंदर एक आर्गुमेंट्स आएगी, एक से ज्यादा नहीं आएंगी, और उसकी लेंथ भी 6 to 8 होगी, 8 से लेंथ भी इंक्रीज नहीं करेगी। अब मैंने क्वेश्चन किया इंट्रोडक्शन। बेटे इंट्रोडक्शन के अंदर कभी भी सिंगल आर्गुमेंट्स नहीं होती, एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स होते हैं। देयर वुड बी मोर देन वन आर्गुमेंट्स, एक चीज। और दूसरी चीज, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। जब एक आर्गुमेंट के लिए वी हैव 6 सेंटेंसेस, जब एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स होंगे तो हमारे सेंटेंसेस भी इंक्रीज कर जाएंगे। जब इस रूल को, दो दो रूल है, 6 to 8 और सिंगल आइडिया। जैसे जब इस रूल्स को मैं फॉलो नहीं करूंगा, मीन कि या तो 6 से 8 से एक्सीड कर जाए, बिल्कुल कर जाएगा जब पूरी समरी होगी, या कभी कभी रिड्यूस हो जाता है। दोनों सूरतों में हमने पैराग्राफ को दो सूरतों में डिवाइड किया हुआ है। एक है यूजुअल, वो पैराग्राफ जो इस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे वो यूजुअल पैराग्राफ कराएंगे, बॉडी पैराग्राफ। और वो पैराग्राफ जो इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करेंगे वो अनयूजुअल पैराग्राफ कराएंगे। अब आते हैं अनयूजुअल, जरा इसको रीड आउट करें। अभी हम 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं। आप पहली चीजें थोड़ी सी समझ लें, हम 5 ताकि डाइजेस्ट कर लें, फिर 5 मिनट बाद में यहां से स्टार्ट लेता हूं। जरा इनको देख लें।
अच्छा डियर स्टूडेंट, मैं एक दफा थोड़ा सा फिर एक दफा रिवीजन करने की कोशिश करूंगा। मैं यहां से स्टार्ट लूंगा। मैंने कहा डियर स्टूडेंट, इंग्लिश एसे इज द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑन सम गिवन टॉपिक। English essays basically consisted on 6 requirement, not 6 5, sorry। उसमें जो सबसे अहम और मेजर रिक्वायरमेंट है दिस इज नोन एज अ स्ट्रक्चर। और 90% सीएसएस का फेलियर जो है वो स्ट्रक्चर की वजह से होता है। वी हैव स्ट्रक्चर, वी हैव कंटेंट। कंटेंट आप इंफॉर्मेशन को कहते हैं, ग्रामर हम रूल्स को कहते हैं, एक्सप्रेशन हम लैंग्वेज की ब्यूटी को कहते हैं, आर्गुमेंट्स हम कहते हैं कि हाउ यू विल कन्विंस समवन ऑन सम सर्टेन कंक्लूजन, कि आप किसी को कैसे एक सर्टेन कंक्लूजन पे कन्विंस करते हैं, हम इसे आर्गुमेंट्स बोलते हैं। देन डियर, जब मैं आगे मूव किया मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया। मैंने कहा दिस इज द ओवरऑल अरेंजमेंट of sentences as well as paragraphs. In simple words, this is a way or plan in which the different parts of essay are combined together, and we have 3: outline, unusual paragraph, and number 3 is the usual paragraph. मैं क्योंकि बार बार पैराग्राफ का जिक्र कर रहा था, इस वजह से मैंने मुनासिब समझा कि आपको पहले मैं जरा एक पैराग्राफ की रिक्वायरमेंट तो बता दूं। मैंने कहा कि डियर एवरी पैराग्राफ, चाहे बेटे वो पाकिस्तान में लिख रहे हैं, चाहे वो इंडिया में रख रहे हैं, चाहे कि यूएसए में लिख रहे हैं, इंग्लिश एसे का जो पैराग्राफ होता है यूजुअली वैसे भी पैराग्राफ की यही लेंथ होती है। इट मस्ट बी कंसिस्टेड ऑन 4 to 9 सेंटेंसेस। मिनिमम 4 होंगे और मैक्सिमम उसके सेंटेंसेस की तादाद 9 होगी। दूसरी बात, हर पैराग्राफ के अंदर एक सिंगल आर्गुमेंट होगी, एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स पैराग्राफ में हो ही नहीं सकती। देयर शुड बी द सिंगल आर्गुमेंट, देयर शुड नॉट बी द मोर देन 1 आर्गुमेंट्स इन 1 पैराग्राफ। लेकिन एंड देन मैंने आपसे क्वेश्चन किया, क्या हमारा जो इंट्रोडक्शन होता है उसके अंदर भी सिंगल आर्गुमेंट्स होते हैं? तो आपने कहा सर उसके अंदर एक सिंगल आर्गुमेंट्स तो नहीं होता, उस पे के अंदर तो मल्टीपल आर्गुमेंट्स होते हैं। बड़ी सिंपल से फिर बात फार्मूला हमने निकाला। हमने इससे कंक्लूजन निकाला कि फॉर 1 आर्गुमेंट्स, हमें एक आर्गुमेंट्स के लिए, एक आर्गुमेंट्स को प्रूव करने के लिए मिनिमम 6 सेंटेंसेस रिक्वायर्ड हैं। एंड व्हेन देयर वुड बी मोर देन 1 आर्गुमेंट्स, आपको पता है इंट्रोडक्शन में तो एक से बहुत ज्यादा आर्गुमेंट्स होती हैं, तो उसकी लेंथ भी ज्यादा होगी। तो जब उसकी लेंथ भी ज्यादा हो गई, उसके अंदर आर्गुमेंट्स भी ज्यादा हो गए, उसने तो हमारे जो पैराग्राफ का सेट पैटर्न है उसने उसको फॉलो ही नहीं किया। और उसने जो पैराग्राफ सेट पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, जो सेट पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, दैट इज नोन एज अ अनयूजुअल पैराग्राफ। सो वी हैव 2, one is the usual and दूसरा जो है डियर, दिस इज द अनयूजुअल पैराग्राफ। सो वी हैव 2 टाइप ऑफ पैराग्राफ। अब हम आगे मूव करते हैं। अब आते हैं बेटे डियर स्टूडेंट, आपका 20% ऑफ एसे दिस इज ऑलवेज कंसिस्टेड ऑन, 20% आपका एसे जो है दैट इज ऑलवेज कंसिस्टेड ऑन अनयूजुअल पैराग्राफ। अब जरा डिफाइन करते हैं, जरा गौर से सुनना है। मैंने यहां पे सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी चेंज की होगी। मैंने कहा द पैराग्राफ दैट कैन नॉट, मैंने विल नॉट नहीं लिखा, मैंने इज नॉट नहीं लिखा, मैंने लिखा कैन नॉट। मैंने नहीं लिखा, मैंने तो किसी किताब से ही उठाया है। बेटे कैन नॉट का मतलब ये होता है कि ऐसे पैराग्राफ में टैलेंट ही नहीं होता, एबिलिटी ही नहीं होती। द पैराग्राफ दैट कैन नॉट फॉलो द गिवन डेफिनेशन, वो पैराग्राफ जो हमारी गिवन डेफिनेशन है उसको फॉलो नहीं करेगा। दैट इज, गिवन डेफिनेशन क्या है? 6 to 8 सिंगल आर्गुमेंट, दैट इज नोन एज अनयूजुअल। कि चाहे वो 6 से 8 से एक्सीड करेगा, हम 4 to 9 कह लेते हैं,
चाहे अगर 4 to 9 से एक्सीड करेगा तो तब भी जो अनयूजुअल होगा, अगर 4 to 9 से कम रह जाएगा तो तब भी अनयूजुअल होगा। The paragraph that will not follow the given definition, that is 6 to 8 sentences, हम हर सूरत में ऐसे पैराग्राफ को अनयूजुअल कहेंगे। अब देखें ना, अनयूजुअल की दो सब कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है, पहली कंडीशन क्या है, जरा गौर से, कि सम टाइम दे सर्व एज द मैप ऑफ योर होल ऐसे, कि कभी कभार इसका काम ये होगा कि ये आपके पूरे के पूरे ऐसे का कंप्लीट मैप इंडिकेट करेगा। और यहां पे डियर मैप का मतलब ये है कि आपके पूरे के पूरे पैराग्राफ को समराइज करेगा, उसकी डिस्कशन को समराइज करेगा। लाजमी बात है, जब एक आर्गुमेंट्स के लिए वो नीड 6 सेंटेंसेस, जब एक से ज्यादा होंगे तो हमें उसकी तादाद भी ज्यादा लिखनी पड़ेगी। तो जब ज्यादा लिखनी पड़ेगी तो वो एक्सीड कर जाएगा। जब भी एक्सीड करेगा या तो वो इंट्रोडक्शन कहलाएगा या वो कंक्लूजन कहलाएगा। मैं दोबारा रीड आउट करता हूं। दिस सारो अनयूजुअल पैराग्राफ की बात कर रहा हूं। As the map of your essay, outlining to your reader the main argument's point in the form of a summary, in the form of an abstract, and in the form of preface. तो इसका मतलब समरी देगा तो एक्सीड कर जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट देगा तो एक्सीड कर जाएगा, और जब भी वो एक्सीड करेगा वो अनयूजुअल कहलाएगा, और जब भी एक्सीड करेगा या तो वो इंट्रोडक्शन कहलाएगा या वो कंक्लूजन कहलाएगा। कभी कभार ऐसा नहीं भी होता, ये भी जरा सोचने समझने वाली बात है। कभी कभार ऐसा नहीं भी होता। कभी कभार क्या होता है कि डिसेंट पैराग्राफ की लेंथ रिड्यूस हो जाती है। क्यों? कि कभी कभार एक ऐसे पैराग्राफ आप लिखते हैं जिसके अंदर कोई किसी भी किस्म की कोई आर्गुमेंट्स होती भी नहीं है। डिसेंट उसके अंदर खाली स्टेटमेंट्स होती हैं। मैं इसकी ना एक मिसाल आपको देता हूं। आप में से शायद आप मूवी या ड्रामे देखते होंगे, बट जब आप एक ड्रामा एक एपिसोड देख रहे होते हैं, ये भी यूनिवर्सल फॉर्मूला है, चाहे आप अर्तगल देख लें, चाहे आप पाकिस्तानी ड्रामे देख लें, चाहे आप पाकिस्तानी मूवीज देख लें, चाहे आप इंग्लिश मूवीज देख लें। माय डियर फ्रेंड, जब वो एक एपिसोड खत्म होगी ना, अगली एपिसोड पे वो जाएगा ना, आज की एपिसोड के आखिरी चंद सेकंड्स जो होंगे वो अगली एपिसोड को इंडिकेट करेगा, और जब अगली एपिसोड करेगा तो पिछली को रिकॉल करेगा। पहले 5, 7, 20 सेकंड रिकैप कहते हैं उसको। काम क्या होता है? ताकि दोनों चीजों के दरमियान में लिंकेज क्रिएट किया जाए एपिसोड्स के दरमियान। ऐसे में भी ऐसा ही होता है। मेरा सपोज करते हैं ऐसे को एजुकेशन, इट्स मेरिट एंड डीमेरिट्स। मैंने इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद मैंने 10 मेरिट्स लिखी। मेडिएशन फॉरन डीमेरिट्स की, जैसे ही एपिसोड मैं फॉरन डीमेरिट्स की तरफ मूव नहीं करूंगा। हम इसको ट्रांजिशन कहते हैं, और ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज इन थॉट्स। हमने आज एक बात लिखी है, उस बात को मीन के 10 कागज लिखी हैं। जब मैं 10 कागज खत्म करूंगा, मैं कंसिक्वेंसेस की तरफ मूव करूंगा, तो मैं फौरन मूव नहीं कर सकता। वहां पे एक छोटा सा पैराग्राफ आएगा, बिल्कुल छोटा सा। उस पैराग्राफ का ट्रांजिशन काम होगा। ट्रांजिशन का काम होगा कि ऊपर वाली डिस्कशन को नीचे वाली डिस्कशन के साथ लिंक किया जाएगा, और जब वो लिंक करता है ना, उसके अंदर कोई आर्गुमेंट्स नहीं होती। जब आर्गुमेंट्स नहीं होती तो उसकी लेंथ कम हो जाती है। मैंने कहा कभी कभार एक पैराग्राफ का काम ये होता है कि उसने दो सेक्शन के दरमियान लिंकेज क्रिएट करना होता है, और जब वो लिंकेज क्रिएट करता है उसकी लेंथ रिड्यूस हो जाती है। उसके मिनिमम 1 सेंटेंस लेंथ होता है, मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस होते हैं, और उसका काम होता है एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन के साथ लिंक करना, और ऐसे पैराग्राफ भी अनयूजुअल पैराग्राफ कहलाते हैं। तो सिंपल फार्मूला ये हुआ कि जो गिवन डेफिनेशन सिंगल आर्गुमेंट और 6 to 8 सेंटेंसेस को फॉलो नहीं करेंगे, हम उसे अनयूजुअल पैराग्राफ बोलेंगे।
एंड माय डियर स्टूडेंट, वी हैव 3 टाइप ऑफ अनयूजुअल पैराग्राफ। हमारा इंट्रोडक्शन भी अनयूजुअल है, हमारा कंक्लूजन भी अनयूजुअल है, और हमारा ट्रांजिशन पैराग्राफ जो है इसको भी हम अनयूजुअल पैराग्राफ बोलते हैं। You know that your essay will start with introduction, and let me, my dear son, start with introduction. अब हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले ये चंद एक टॉपिक्स हैं, ये आप अपने रजिस्टर पे लिख लो, और रजिस्टर के किसी ऐसे पेज पे लिखने हैं यहां तक इनको असेस करना आपके लिए बड़ा आसान हो। क्या करना? असेस करना, क्योंकि मैं बार बार इन्हीं टॉपिक का जिक्र करूंगा। लिख लें जरा जल्दी जल्दी, और पेज की ऐसी कोई मेन पेज पे लिखें जहां तक इनको ढूंढना आपके लिए बड़ा आसान हो। लिखें जरा, 2 मिनट इनको लिख लें, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। जल्दी जल्दी इसको लिख लें। अच्छा, अब आप तमाम लोगों ने, सपोज करते हैं आप तमाम लोगों को टॉपिक है काज ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। क्या हमारा टॉपिक है? काजेज ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। इसका सपोज करते हैं आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। क्या लिखना है? टॉपिक लिख लें दोबारा। आपका टॉपिक है काज ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। इसका आप तमाम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिखना है, और इंट्रोडक्शन की सिर्फ पहले 3 सेंटेंसेस लिखें। जरा लिखें, पहले 3 भी नहीं, सिर्फ पहला सेंटेंस लिखते हैं। सपोज कर रहे हैं, सपोज क्या आपका टॉपिक है काज ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। इसका पहला सेंटेंस जरा आप तमाम लोग लिखें, सिर्फ पहला सेंटेंस आप लोगों ने इसका लिखना है। मैं पूछूंगा, आप जरा इसका पहला टॉपिक है, इंट्रोडक्शन है आपका, टॉपिक है काज ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। इसका आप तमाम लोगों ने पहला फर्स्ट सेंटेंस लिखना है। जी, मोहम्मद राशिद, राशिद आप बताएं आपने पहला सेंटेंस क्या लिखा है? राशिद। So terrorism arises out of difference in powers in different societies. दोबारा बोलें, दोबारा बोलें। Terrorism arises out of difference in powers
ठीक by है। the इन्होंने criminals राशिद साहब ने लिखा है, एक inside. मिनट मैं बोल देता हूँ। राशिद साहब ने लिखा है कि टेररिज्म अराइजेस when there would be the clash between power, ideology and cultures. ऑलमोस्ट इन्होंने यही लिखा है। अच्छा अच्छा, ये एक स्टूडेंट है हवावे के नाम से। जी आप कौन है? आप बेटे आपने, यार मैंने आपको पहले भी कहा है कि अपने बेटे नाम से आया करें। जी आपका नाम क्या है? ये जो आप अपने आप को अनम्यूट करें, ये हवावे के। कल से मैं बैन कर दूंगा जो लोग अपने नाम से नहीं होंगे। जी मैं अपने आप ने अनम्यूट करें, ये जो हवावे के नाम से एक स्टूडेंट है। जी आपने क्या लिखा है? आप सॉरी पहले अपना नाम बता दो। हेलो जी बेटे सुन रहा हूं मैं। जी, सर तकसीम नाम है। जी बेटे अपने नाम से इंटरव्यू करें। अच्छा मुझे बताएं, ये जो टॉपिक है आपने इसको क्या स्टार्ट लिया है? जी मैं लिख रही थी, मैंने कंप्लीट नहीं किया था। जी जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है वो जरा अपना हैंड रेज करें। जिन्होंने कंप्लीट कर लिया हैंड रेज करें। जी खटक साहब आपने क्या लिखा है? साद। दोबारा रीड आउट करें जरा ऐसा। So he has stated that one of the menace that this country has faced since its inception is terrorism. जी गफार साहब आपने क्या लिखा है? अब्दुल गफार। मैं गफार आपको सुन रहा हूं, आपने क्या लिखा है? अब्दुल गफार। सॉरी सर, मैं अभी लिख रहा हूँ सर। अच्छा जो लिखा है वो बोल दें। सर अभी मैंने कुछ ही नहीं लिखा, मैं अच्छा सोच रहा था सर। ठीक ठीक मैं सर 1 मिनट में लिख के आपको ठीक सर रेज ठीक है। जी सैफुल आप बताएं आपने क्या लिखा है? सर अभी लिखा नहीं है। अच्छा ठीक है, लिख लें। जिन्होंने हैंड रेस किया, ये सिद्रा आपने क्या लिखा है? सर मैंने लिखा है इंस्टेबिलिटी इन कंट्री लीड्स टूवर्ड डिक्लाइनिंग स्टेट। आपने दोबारा बोलें, आपने क्या लिखा? Instability in a country leads towards declining state. अच्छा ठीक है। अच्छा अब आते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, मैंने 3 एग्जांपल सुनी। एक 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने डायरेक्टली टॉपिक से स्टार्ट कर लिया कि उन्होंने अपने पहले ही सेंटेंस के अंदर उनको जो टॉपिक है उन्होंने उसको हिट किया। फॉर एग्जांपल साद ने बताया कि वन ऑफ द इवल्स that this country is facing since it has been facing since its inception is terrorism. So उन्होंने पहले ही सेंटेंस में जो भी उनका टॉपिक है उसको उन्होंने हिट कर दिया। दूसरे स्टूडेंट ने भी यही किया, लेकिन सिद्रा ने जो सेंटेंस लिखा है, सिद्रा ने उसके अंदर अपने टॉपिक का जिक्र ही नहीं किया है। So she has not mentioned the topic of essay, that is terrorism, in her first sentence. अब जैसे we have 2 school of thoughts. हमारे यहाँ 2 किस्म की ओपिनियन पाई जाती हैं। एक वो है, वो कहते हैं जी आपका जो मैं सपोज मेरा टॉपिक है को एजुकेशन, इट्स मेरिट एंड डिमेरिट्स, वो कहते हैं जी आप स्टार्ट यहां से करें कि को एजुकेशन इज अ मेथड ऑफ एजुकेशन वेयर बोथ जेंडर यूज्ड टू स्टडी टुगेदर। कुछ कहते हैं नहीं ऐसा नहीं करना, वो कहते हैं जी पहले आप तमहीद बांधो। इस वजह से जब भी वो कोई अपने ऐसे स्टार्ट करते हैं तो उसको किसी कोटेशन से स्टार्ट करते हैं, वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो अब इन 2 क्वेश्चंस पे हम आगे डिबेट करेंगे, क्या पहले ही सेंटेंस में टॉपिक को हिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाता हूं तो फिर चीजें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। बड़े अटेंटिव होकर जरा मेरी बात से। माय डियर स्टूडेंट, जब भी कोई चीज राइटिंग करवाई जाती है ना,
तो उसके पीछे चंद एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये नहीं होते हवा में बातें नहीं होती। दुनिया का कोई भी काम है ना, तो उसके पीछे इट हैज फ्यू ऑब्जेक्टिव्स एज वेल। उसके चंद एक ऑब्जेक्टिव्स का होना बहुत जरूरी है। मैं क्या डिफाइन इसको करूंगा? मैंने इसको डिफाइन किया कि एन इंट्रोडक्शन शुड बी लाइक अ मैप। मैंने कहा एन इंट्रोडक्शन शुड बी लाइक अ मैप। यहां पे मैप का मतलब यह है कि आपके ऐसे का 80% आपके इंट्रोडक्शन से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आपके इंट्रोडक्शन को पढ़ के माय डियर स्टूडेंट आपका एग्जामिनर इस नतीजे पे पहुंच सके कि आपने अपने ऐसे के अंदर किस 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 चीज पे डिस्कशन की है। मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, अभी मैं इंट्रोडक्शन आपको पढ़ा ही नहीं रहा हूं। मैंने सबसे पहली बात की कि योर एन इंट्रोडक्शन शुड बी लाइक अ मैप, और इस मैप को फर्दर मैंने क्लैरिफाई किया कि दिस मस्ट कन्वे द कंप्लीट समरी 80%। Dear essay has 4 objectives. I mean introduction. जब भी आपको इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो आपको इंट्रोडक्शन हैज ऑलवेज 4 ऑब्जेक्टिव्स। हमेशा उसके 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इट हैज ऑलवेज 4 ऑब्जेक्टिव्स। डियर इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है, दिस इज सपोज्ड टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक। इसका पहला काम ही ये है कि ये हमेशा आपका जो भी टॉपिक है, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाएगा। उर्दू में कहते हैं तमहीद बांधेगा। इंग्लिश में इसके लिए 5 वर्ड हम यूज करते हैं। हमने अक्सर आपने यूज किया होगा, को लोग आपको कहते हैं यार फलां ऐसे को हुक बड़ा खूबसूरत करता है। हम इसको हुक भी कहते हैं, हम इसे ओपनिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, हम इसे इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट भी कहते हैं, हम इसे जनरल स्टेटमेंट भी कहते हैं। अब एक बात सबने नोट कर लेनी है, माय डियर स्टूडेंट, कभी भी पहले सेंटेंस से टॉपिक को स्टार्ट नहीं किया जा सकता। जिन लोगों ने पहले ही सेंटेंस के अंदर टेररिज्म का जिक्र कर लिया है, इसका मतलब यह है कि आप ना ही इमेजिनेटिव हैं, आप ना ही कोई क्रिएटिव इंसान है। आपने क्या किया कि जो भी टॉपिक है बस टॉपिक को जान छुड़ाने की कोशिश की है। माय डियर स्टूडेंट, इंग्लिश ऐसे का फार्मूला ये है, सबसे पहले आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करें। फॉर एग्जांपल मेरे पास सैफुल्लाह आता है, नाक में बैठा होता हूं, नाक करता है और मुझे कहता है सर आप मुझे पढ़ाएं। इसके बजाय मेरे पास खटक साहब आते हैं और कहते हैं सर माय नेम इज दिस एंड दिस वन, माय क्वालिफिकेशन इज दिस एंड दिस वन, आई बिलोंग टू दिस एरिया एंड आई वांट टू गेट द गाइडेंस अबाउट इंग्लिश ऐसे। तो यकीनी बात है मुझे अगले स्टूडेंट की साथ की ज्यादा बात मुनासिब लगेगी। पहला रूल आपने याद कर लेना है बेटे, कभी भी आपने डायरेक्ट ऐसे से टॉपिक से ऐसे को नहीं स्टार्ट करना है। पहले 1 से लेके 3 सेंटेंसेस में आपका जो भी टॉपिक है, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना है। इंट्रोड्यूस के मेथड होते हैं वो आगे मैं बताऊंगा। अब सिद्रा अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस कर रही थी, वो इस तरह से इसको नैरो डाउन ले जाती। बड़े हमें उस बंदे की राइटिंग पसंद आती है एग्जामिनर को जो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। दुनिया में भी यही है। दुनिया में आजकल कौन अमीर लोग हैं? वो सारे के सारे वो दुनिया के अमीर लोग हैं जो ज्यादा क्रिएटिव लोग थे। तो किसी ने तो बैठ के व्हाट्सएप बनाया होगा ना, उसने किसी चीज को कॉपी पेस्ट तो नहीं किया। अगर आप कॉपी करेंगे तो कॉपी कभी भी असल को नहीं पहुंच सकती। तो पहली बात यह है, मैं आगे बताता हूं कैसे इंट्रोड्यूस, मैं मेथड बताऊंगा कैसे इंट्रोड्यूस। सबसे पहली बात यह है कि यू आर सपोज्ड टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक, तमीद बांधनी है। दूसरी बात यह है कि जो आप तमाम कर रहे थे, यू आर सपोज्ड टू आइडेंटिफाई द टॉपिक। जैसे कि साथ कर रहा था या जैसे कि दूसरे स्टूडेंट ऐशा कर रही थी, आपका जो भी टॉपिक है उसके बाद पहले 3 सेंटेंस के बाद आप सही लिख रहे थे जी, पाकिस्तान हैज बीन फेसिंग दिस ईवल सिंस इट्स इंसेप्शन। मीन के जो भी टॉपिक है, लेमन टर्म्स में 2 चीजें होती हैं आइडेंटिफाई के अंदर, आपने उसको डिफाइन करना है इन लेमन टर्म्स, बिल्कुल किसी डिक्शनरी की, किसी इंसाइक्लोपीडिया की, और थोड़ा सा उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बता देना है।
तीसरी चीज वो कहता है कि डियर स्टूडेंट उसकी डिटेल्स में जाना है। अब टॉपिक की ना हमेशा दो किस्म की डिटेल्स होती है, ये नोट करें बेटे। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको डिस्क्राइब करना होता है। मसलन मेरा टॉपिक आ जाए हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान इल एंड रेमेडीज, तो मैं डिस्क्राइब करूंगा, मैं दो ही चीजें बताऊंगा। मैं उसके एक इल्स बताऊंगा, एक मैं उसकी रेमेडीज बताऊंगा, और हो सकता है मैं कंसिक्वेंसेस या कोई केस स्टडी ऐड कर दूं। मेरा टॉपिक है मीनिंग एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन, तो मैं डिस्क्राइब एजुकेशन के मीनिंग्स, मैं सबसे पहले एजुकेशन के मीनिंग्स लिखूंगा, फिर मैं उसके पर्पस लिखूंगा। टॉपिक आता है डेमोक्रेसी एंड लिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर, तो मैं अगेन उसकी डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे। तो कुछ ऐसे होते हैं यहां पे चीजों की आपने डिटेल्स में जाना, तो मोस्टली डिटेल्स जो होती हैं वो कॉजेज, कंसिक्वेंसेस, सॉल्यूशन की फॉर्म्स में होती हैं। लेकिन कभी ऐसे नहीं भी होता, वो आगे आज ही मैं पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ ऐसे, तो ये चीजें आपको तब समझ आ जाएंगी। कुछ ऐसे माय डियर स्टूडेंट ऐसे होते हैं यहां आपने चीजों की कॉजेस, कंसिक्वेंसेस, सॉल्यूशन नहीं बताने होते, बल्कि आपने चीजों से या तो एग्री करना होता है या आपने डिसएग्री करना। देखो ना, फॉर एग्जांपल ऐसे आया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ब्लेसिंग और कर्स, ओ और का लफ्ज आएगा, तो लाजिम बात है या तो आपकी उसकी ब्लेसिंग्स लिखेंगे या आप उसके कर्स लिखेंगे। टॉपिक आएगा हैज डेमोक्रेसी फेल्ड टू डिलीवर इन पाकिस्तान। अगेन डियर स्टूडेंट, या उससे आप एग्री करेंगे या लाजमी बात है आप उससे डिसएग्री करेंगे, तीसरी तो बात ही नहीं है। तो सराउंडिंग डिटेल्स की जब मैंने बात की है ना, तो दो काम करेंगे आप सराउंडिंग डिटेल्स में। अगर डियर स्टूडेंट डिस्क्रिप्टिव ऐसे, या तो आप समझो आपने डिटेल्स बताओगे, और डियर स्टूडेंट अगर आपने डिटेल्स नहीं बतानी, जब आपने डिटेल्स नहीं बतानी, तो आप उससे या तो एग्री करोगे या आप उससे डिसएग्री करोगे। मैं तमाम चीजों के आगे वजाहत बताता हूं, मैं अभी एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूं। तीसरी जो आखिरी रिक्वायरमेंट ऐसे की है इंट्रोडक्शन की, जैसे रूट द एसे टुवर्ड द फाइनल कंक्लूजन, कि आपका एसे जो है उसको एक फाइनल लाइन की तरफ ले जाएंगे, उसको उसका क्रक्स बता देंगे। क्रक्स में दो चीजें करेंगे, एक तो आप पूरी की पूरी डिस्कशन को समराइज कर दोगे, और दूसरा आप क्या करोगे कि आप उसका फ्यूचर भी इंडिकेट करोगे कि आगे जाके आपने क्या 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 लिखना है। तो माय डियर फ्रेंड, इट इज ऑलवेज, कितने रिक्वायरमेंट हैं? 4। मैं बड़ी डिटेल में जाता हूं, अभी मुझे 1 मिनट दे दें। मैंने कहा कि बेटे सबसे, अगर इनमें से एक भी आपकी रिक्वायरमेंट या ऑब्जेक्टिव मिसिंग होगा ना, तो आप कैसे ठीक नहीं होगा, आप कैसे ही गलत होगा। नंबर 1 मैंने आपका जो भी टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस करवाना है। नंबर 2 मैंने कहा उसको आइडेंटिफाई करना है। नंबर 3 उसकी सराउंडिंग डिटेल्स बतानी है। और 4th मैंने कहा रूट द एसे टुवर्ड द फाइनल कंक्लूजन। ये 4 काम आपने करने हैं। इंट्रोड्यूस कहते हैं तमहीद बांधनी है, आइडेंटिफाई उसकी डिटेल्स बतानी है, सराउंडिंग कंटेक्स्ट या तो काजेस, कंसिक्वेंसेस, सॉल्यूशंस बताने हैं, या आपने उससे एग्री डिसएग्री करना है, और आखिरी बात क्या आप अपने ऐसे को एक फाइनल लाइन की तरफ मूव लेके चलोगे। अब आते हैं एक जो बहुत बड़ा, ये इनकी मैं डिटेल्स बताऊंगा अभी। मैं आज न सिर्फ मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं, आज मैं ना आपके दिमाग के अंदर चंद एक टर्म्स जो है ना उनको जरा बल्ब कर रहा हूं, फ्लैश कर रहा हूं उनको। अब बहुत से लोग जो है ना वो इंट्रोडक्शन की लेंथ के मुतालिक कंफ्यूज है। ये लेंथ कितनी होनी चाहिए? दिस इज ऑलवेज, मैं 1 मिनट पहले क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। जब आप बचपन में ऐसे लिखते थे क्लास 9 10th में, तो आपको इंट्रोडक्शन जो होता था, लाजिम बात है हमेशा एक ही पैराग्राफ होता था, एक से ज्यादा नहीं होते थे। तो बेटे जब 9th 10th में एक पैराग्राफ होता था, तो आप सीएसएस में आप 2 पैराग्राफ उसके क्यों इंट्रोडक्शन के लिखेंगे? पहला क्वेश्चन तो ये है मेरा। जब आप 9th 10th में लिखते थे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में लिखते थे, क्या आपका इंट्रोडक्शन हमेशा एक ही सेंटेंस पे मुश्तमिल होता था?
सॉरी एक ही पैराग्राफ पे। अब सीएसएस में आके क्या उसमें नई चीज आ गई है कि अब आपका इंट्रोडक्शन 3-3 पैराग्राफ पे मुश्तमिल होता है। मैंने देखे हैं, आपने जो मुझे डायग्नोस्टिक टेस्ट दिया आपने 3-3 पैराग्राफ लिखे हुए हैं। दूसरी बात है कि जब 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में लिखते थे तो इंट्रोडक्शन की लेंथ कम होती थी, बिल्कुल कम होती थी। क्यों कम होती थी? ओवरऑल ऐसे भी कम होता था। ऐसे की लेंथ मैं बता चुका हूं, टाइम पे डिपेंड करता है। ऐसे 1 घंटे का ऐसे होगा तो उसकी लेंथ और होगी, 25 मिनट का होगा तो और होगी, 4 घंटे का मैक्सिमम वैसे 3 आवर्स का होता है, 3 आवर्स का होगा तो लेंथ और होगी। जैसे जो इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला है ना, वो ये है कि दिस इज ऑलवेज कंसिस्टेड ऑन द 10% ऑफ योर होल ऐसे। अगर ऐसे आपका 20 सेंटेंसेस पे है ना, तो 20 सेंटेंसेस के वर्ड्स की अगर मैं बात करूं ना, तो 20 सेंटेंसेस का होगा तो अप्रोक्सीमेटली आप समझें आपके नंबर ऑफ वर्ड्स जो होंगे वो होंगे को 300 या 400 या 500। तो इंट्रोडक्शन उसका 10% होगा। सीएसएस का ऐसे आपको पता है 3 घंटों का होता है। अप्रोक्सीमेटली उसके अंदर नंबर ऑफ सेंटेंसेस की तादाद जो होती है ना, वो हम कहते हैं 150 से लेके 210 तक होते हैं। और अगर मैं उसमें वर्ड्स की बात करूं ना, 1500 से लेके 2500 अल्फाज आप लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन की लेंथ क्या होगी? दिस इज ऑलवेज कंसिस्टेड ऑन 10 to 18 सेंटेंसेस। अगर कम ऐसे है तो आपकी 10 सेंटेंस हो जाएगी, ज्यादा है तो 18 सेंटेंस हो जाएगी। और मैं और इसको आसान करता हूं, अगर इफ आई विल काउंट दिस इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, मैं अगर अल्फाज में आपको बताऊं तो अल्फाज में सीएसएस का ऐसे जो है ना, वो हमेशा आप समझें दिस इज ऑलवेज कंसिस्टेड ऑन 190 वर्ड्स को टू 250 वर्ड्स। और आसान कर देते हैं, आप समझें बेटे, आपके इंट्रोडक्शन 200 अल्फाज से लेके 250 अल्फाज तक मुश्तमिल होगा। अगर इसको मैं पेज की फॉर्म में आपको बता दूं तो ये हमेशा 1.5 पेज पे मुश्तमिल होगा। 1.25 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन आइडियल लेंथ जो है ये 1.5 पेज पे मुश्तमिल होगा। इट हैज ऑलवेज 3, इसके हमेशा 3 पोर्शंस होते हैं। सॉरी, मैं अभी एक चीज छोड़ दूं, इट मस्ट बी कंसिस्टेड ऑन 1 कंटिन्यूअस पैराग्राफ। आप कभी भी आपका जो पैराग्राफ है आप उसको ब्रेक नहीं करेंगे। 2 पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है 2 में हो। इट मस्ट बी कंसिस्टेड, ये लाजिम है आपके लिए कि 1 पैराग्राफ पे मुश्तमिल होगा। माय डियर फ्रेंड, इट मस्ट कन्वे द कंप्लीट समरी, आपकी डिस्कशन की कंप्लीट समरी को इंडिकेट करेगा। हमेशा पूरी की पूरी समरी को इंडिकेट करेगा। और आखिरी बात यह है कि इसके हमेशा 3 पोर्शंस होते हैं। हम पहला पोर्शन जो है हम उसे कहते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट। कितने सेंटेंसेस होंगे? मैं बिल्कुल आपको मैथ की तरह पढ़ा रहा हूं। ओपनिंग स्टेटमेंट हमेशा 6 सेंटेंसेस पे मुश्तमिल होगी। हाउ मेनी? 6 सेंटेंसेस। ओपनिंग स्टेटमेंट में डियर फ्रेंड आपने बेसिकली 2 काम करने होते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट में डियर फ्रेंड आपका पहला काम यह होगा कि आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे और दूसरा आप अपने टॉपिक को डिफाइन करेंगे। डिफाइन के 2 मतलब होते हैं, या लेमैन टर्म्स में डिफाइन कर दो या उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बता दो। इसका दूसरा हिस्सा जो होता है हम उसे कहते हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस। हाउ मेनी सेंटेंसेस? 10 सेंटेंसेस। और इसका काम होता है डियर फ्रेंड कि आप उसकी डिटेल्स बताते हो, या तो उसकी काजेस, कंसीक्वेंसेस, सॉल्यूशन बताओगे अगर डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। अगर आर्गुमेंटेटिव ऐसे है तो 3 काम करोगे। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओगे 10 में से 6 सेंटेंसेस के अंदर, 2 सेंटेंसेस के अंदर आप दूसरों को पॉइंट ऑफ व्यू बताओगे और एंड में जाके उसके पॉइंट ऑफ व्यू को रिफ्यूट करोगे। हम इसको एंटीथीसिस बोलते हैं। वैसे हम इसको कहते हैं थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। आगे मैं बताता हूं।
तो सपोर्टिंग के अंदर क्या करना है, अपनी डिटेल्स बतानी है। तो डिटेल दो किस्म की होती हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे होगा तो उसकी डिटेल्स और होंगी, आर्गुमेंटेटिव ऐसे होगा तो उसकी डिटेल्स और होंगी। और आखिरी बात क्या है, करियर इंट्रोडक्शन का एंड हमेशा आप थीसिस स्टेटमेंट से करोगे। थीसिस इज क्रक्स। थीसिस का बुनियादी काम होता है आपकी पूरी की पूरी डिस्कशन के क्रक्स कन्वे कर देना। क्रक्स दो किस्म के होते हैं। क्रक्स के अंदर बेसिकली बुनियादी तौर पे आपने दो काम करने होते हैं। पहली चीज है आपने अपनी पूरी की पूरी डिस्कशन को समराइज करना होता है, और दूसरी चीज क्या है कि आपने उसके फ्यूचर को भी इंडिकेट करना होता है कि आगे आप जाके क्या करेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन के फॉर्मेट आइडियाज एंड दिस ऑलवेज लुक लाइक दिस वन। ये देखें अगेन, दिस मैप हैज बीन टेकन फ्रॉम द बुक, सो दैट हैज बीन रिकमेंडेड बाय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ये कमीशन ने ये किताबें, देखो ना, उसने कहा है अगेन 3 हिस्से होंगे। जनरल स्टेटमेंट को अगेन उसने कहा है इंट्रोड्यूस करोगे, एडिशन स्टेटमेंट में उसने कहा डिटेल्स बताओगे, और थीसिस में उसने बताया कि आप क्रक्स लिखोगे, आपका जो भी क्रक्स है वो क्रक्स लिखोगे थीसिस के अंदर। अगेन वी हैव जनरल स्टेटमेंट, वी हैव एडिशन स्टेटमेंट एंड वी हैव थीसिस स्टेटमेंट। ये एक और मैप है टेकन फ्रॉम अनदर बुक, इसको जरा उसने नाम रखा है अब अटेंशन गेटर का। यहां पे एक चीज नोट करें बेटे, वो एक ब्रॉडर लाइन से शुरू कर रहा है, जर्नल से तमीद बांध रहा है, और एंड पे एक स्पेसिफिक लाइन पे उसको आके एंड कर रहा है, क्रक्स दे रहा है। मैं लेता हूं 1 मिनट, मुझे क्वेश्चन लेता हूं। वो कहता है बेटे ये प्लेन नहीं होता, ये हमेशा एक तमीद बांधी जाती है, फिर आहिस्ता 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 हम इसे नैरो डाउन करके आखिर पे हम इसका थीसिस मीनिंग पूरी समरी दे देते हैं। अब यहां पे ना उसने, जिसको मैंने ऊपर जनरल स्टेटमेंट बोला था ना, या ओपनिंग, अब उसने इसका नाम रखा है अटेंशन गेटर। एक ही बात है, क्या लिखा है जरा पढ़ें। हमने कहा बिगिन विद अ स्टोरी। आप बिल्कुल इंट्रोडक्शन का स्टोरी से भी आगाज कर सकते हो। बिगिन विद अ स्टोरी और कंक्रीट इलस्ट्रेशन दैट कैप्चर योर रीडर्स अटेंशन इमीडिएटली। तमीद बांधोगे, कनेक्शन में डिटेल्स बताओगे, थीसिस के अंदर आप समराइज कर लोगे। तो डियर स्टूडेंट, हम इंट्रोडक्शन जब लिखते हैं ना तो हम प्लेन लिख देते हैं, मीन कि हम ये हमारा ये तमीद शमीद कोई नहीं होती, हमारा मैप कुछ ऐसे बनता है, ये वाला मैप बनता है। तो ऐसे ऐसे इंट्रोडक्शन लिखा नहीं जाता। मैं क्वेश्चन लेता हूं, फिर देन अगेन इसकी डिटेल। मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन पढ़ाया भी नहीं है बाय द वे, मैं उसकी सिर्फ डिटेल्स बता रहा हूं। जी आमना क्वेश्चन करें, आमना आप क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं। सर ये जो थीसिस है ना, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि जैसे आर्गुमेंटेटिव ऐसे है उसका तो समझ आ जाता है कि उसकी क्या, उसमें आपने अपनी टेक देनी है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव ऐसे की कैसे थीसिस होगी, जैसे कि बेटे डिस्क्रिप्टिव ये मैं है बता देता हूं, मैंने अभी थीसिस आपको पढ़ाया नहीं है, हमने मैं आगे पढ़ाऊंगा। अभी मैं सिंपल एक लफ्ज में आप बयान कर देता हूं, मैं आगे बताऊंगा, इन दोनों के डिफरेंसेस बताऊंगा, लेकिन क्योंकि अभी आपने क्वेश्चन कर लिया। बेटे जो डिस्क्रिप्टिव का थीसिस होता है ना, उसमें आप अपने प्लान से इंडिकेट करते हो। क्या करते हो? प्लान। आपके जो भी प्लान्स हैं अपने अपने प्लान्स को इंडिकेट करते हो। ठीक है, जैसे मीनिंग ऑफ एजुकेशन है, ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे हुआ ना। ये डिस्क्रिप्टिव के अंदर आप प्लान्स इंडिकेट करोगे। प्लान्स का मतलब ये है कि आप बताओगे कि आप पूरे, मैं अगर इसकी सिंपल थीसिस लिखूं ना, मैं लिखूंगा कि दिस एसे विल टॉक अबाउट एजुकेशन, इट्स मीनिंग एंड मैसेज इन कमिंग पैराग्राफ्स। तो ये मेरी थीसिस बन गई। जी सिद्रा बताओ। मैं आमना आगे बताऊंगा, मैंने सिर्फ थीसिस का नाम लिया, मैंने पढ़ाई नहीं है आपको अभी थीसिस। ये सिद्रा। सर आपने कहा कि 6 सेंटेंसेस में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है और 2 में दूसरों का, तो सर फिर आगे बॉडी पैराग्राफ भी उसके 2 बनेंगे दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू? बिल्कुल बनेंगे, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू बनेंगे, और फिर उनको रिफ्यूट किया जाएगा, मीन कि उसको एंटीथेसिस किया जाएगा। बिल्कुल बनेंगे। देखो एक मिनट सिद्रा, हम दूसरों को पॉइंट ऑफ, वी आर नॉट सपोज टू गिव द अदर पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द सेक ऑफ अदर्स। जी हम दूसरों को पॉइंट ऑफ व्यू इस वजह से देते हैं, दूसरों का बेसिकली वीक पॉइंट देते हैं, इस वजह से देते हैं कि एग्जामिनर को ये फील आए, इससे पता दोनों बातों का है, और इससे ये भी पता है कि किसी की बात को रिजेक्ट कैसे किया जाता है।
ठीक है सर, उसको फिर स्टार्ट में लिखेंगे या दरमियान में जाके लिखेंगे? एंड पे मतलब लिखेंगे, एंड। ठीक है। जी हनान आप बताओ। सर ये जो ओपनिंग स्टेटमेंट होती है इसमें हमें 3 बातों का ख्याल रखना है कि पहले सेंटेंस में कभी भी टॉपिक ना लिखा हो सर, और दूसरी बात ये कि 1 to 3 सेंटेंसेस में तमहीद बांधनी है, और सर ये कि इन्हीं ओपनिंग स्टेटमेंट्स में हमने लेमैन टर्म्स में अपने टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है, ऐसा ही है सर? बेटा 3 सेंटेंसेस के बाद, उसके बाद सर आइडेंटिफाई करना है? जी पहले या- इंट्रोड्यूस करवाना है, बाद में आइडेंटिफाई करना है। नहीं सर, आइडेंटिफिकेशन वाला काम सपोर्टिंग स्टेटमेंट में आएगा? नहीं, सपोर्टिंग में नहीं आएगा, वो ओपनिंग में आएगा। ओपनिंग को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कितने हिस्सों में? 2 में। पहले 3, टोटल 6 हैं ना। ये लाजिम नहीं है 6, ये 4 भी हो सकते हैं, ये 7 भी हो सकते हैं। पहले 1 से 3 सेंटेंसेस में आप इंट्रोड्यूस करोगे जी सर। और अगले 1 से 3 सेंटेंसेस में आप अपने टॉपिक को आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। फैज आप बताएं। आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन के 4 ऑब्जेक्टिव्स बताए थे हमें, उनमें से एक ऑब्जेक्टिव ये था कि रूट द एसे टुवर्ड्स द फाइनल कंक्लूजन। सर इसको जरा ब्रीफली बताएं ना सर, ब्रीफली समझाएं ना, ये समझ नहीं आया। बेटे ये होता है थीसिस स्टेटमेंट। क्या होती है? वो कहता है कि आखिरी बात आप क्या करोगे कि अपना एसे जो है उसको फाइनल कंक्लूजन की तरफ लीड आउट करोगे। ऐसा ही है बट जब भी हम किसी चीज को कंक्लूजन की तरफ लीड करते हैं तो हम 2 काम करते हैं। पहला चीज ये है कि उस पूरी ऊपर वाली डिस्कशन का क्रक्स बता देंगे। क्या बता देंगे? क्रक्स बता देंगे। और दूसरा, हम आगे आगे जो कुछ करना है उनको भी इंडिकेट कर देंगे। हम रास्ता बता देंगे, इंडिकेट कर देंगे कि आगे जाके हमने इसके अंदर ये लिखना है, और वो दिस विल रूट योर एसे टुवर्ड्स द फाइनल कंक्लूजन। क्लियर हो गया फैस? ठीक है सर, क्लियर। अच्छा, इनको आगे मैंने सिंपल बेटे आपको एक ओवरव्यू दिए हैं, आगे इन पे मैंने बड़ी डिटेल डिस्कशन बाय द वे करनी है। अच्छा अच्छा, अब हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड? मैंने दोबारा एक दफा इंट्रोडक्शन की बात थोड़ी सी करूंगा, और यहां पे ना एक और चीज मैं बता दूं। माय डियर फ्रेंड, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे। हमारे पास बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ किस्म के ऐसे हैं, और हर ऐसे का लिखने का स्टाइल जो है, हर ऐसे का अपना एक लिखने का स्टाइल है। एवरी ऐसे हैज इट्स ओन स्टाइल। आर्गुमेंटेटिव का अपना स्टाइल है, डिस्क्रिप्टिव का। बीइंग अ स्टूडेंट आप क्या करते हैं? आप तमाम के तमाम को एक ही वे से लिख के जाते हैं। हो नहीं सकता ना। देखो, एक ऐसे ऐसे होते हैं जहां पे डिटेल्स बतानी होती है, एक ऐसे ऐसे होते हैं जहां पे आपने पोजीशन लेनी होती है, इनटेक। तो मैं अभी ये एक दफा रिवाइज करके ना, मैं आज आपको टाइप ऑफ ऐसे पढ़ाऊंगा। अभी इंट्रोडक्शन हमने शुरू की है, इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि हर टाइप ऑफ ऐसे का अपना एक लिखने का अंदाज है, इस वजह से मैं पहले आपको टाइप्स ऑफ ऐसे पढ़ाऊंगा। हम इसको बाद में पढ़ते हैं। हम सपोज करते हैं फैज साहब, हम सपोज करते हैं कि आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं। किस क्लास के? यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, और शायद आपने अपनी जिंदगी का जो सबसे पहला ऐसे लिखा होगा, शायद आपने माई बेस्ट फ्रेंड पे लिखा होगा, माई बेस्ट टीचर पे लिखा होगा, द कैमल पे लिखा होगा, द कॉ पे लिखा होगा, माई स्कूल पे लिखा होगा। आज दोबारा अपने आप को आप सपोज करें कि आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं और आपका टॉपिक है माई बेस्ट फ्रेंड। इसकी जरा पहली लाइन लिखें। तमाम लोगों ने लिखनी है। अब सब ने, आपका टॉपिक ऑफ ऐसे है माई बेस्ट फ्रेंड, और इसकी आपने तमाम लोगों ने पहली लाइन लिखनी है। अब क्लास 9 10th में पहुंचे,
वहां पे आपको एक और टाइप ऑफ ऐसे में लिखने को मिले, शायद वहां पे आपने ऐसे लिखा होगा अ फायर इन द हाउस, अ रोड साइड एक्सीडेंट, माई फर्स्ट डे इन स्कूल, अ विजिट टू द जू, अ क्रिकेट मैच। जरा इसकी पहली लाइन लिखें, माई फर्स्ट डे इन स्कूल की पहली लाइन लिखें तमाम लोग। लिख ली होगी होपफुली तमाम लोगों ने। माय डियर फ्रेंड, जब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पहुंचे, ग्रेजुएशन में पहुंचे, तो वहां पे एक और टाइप ऑफ ऐसे आपको सामना पड़ा। वहां आपको सोशो इकोनॉमिक इशू आने शुरू हो गए। अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान आ गया, करप्शन इन पाकिस्तान आ गया, इस किस्म के ऐसे आने शुरू हो गए। इस पे जरा लिखें। मैं लेता हूं, एक मिनट क्वेश्चन लेता हूं। इसकी पहली लाइन लिखें। आप समझिए, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आपका टैप ऐसे आ गया अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान, इसकी पहली जरा लाइन लिखें। होपफुली लिख ली होगी तमाम लोगों ने। माय डियर फ्रेंड, जब आप सीएसएस में पहुंचे तो यहां पे आपको एक नई टाइप ऑफ ऐसे के सामना करना पड़ा। अब जब आपके ऐसे आए तो वो क्वेश्चन फॉर्म में आने शुरू हो गए। कैन मीनिंग बी फिक्स्ड? क्या अब आपके ऐसे जो आए वो क्वेश्चन फॉर्म में आने शुरू हो गए। इज कॉलोनियल मेंटेलिटी इम्पीडिंग द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान? या दो चीजों के दरमियान ओ आर का लफ्ज आना शुरू हो गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ब्लेसिंग आर कर्स। ये तो एक नई चीज का वास्ता आपका पड़ गया। तो ये क्या हुआ है? ये कौन सा ऐसे है? तो माय डियर फ्रेंड, इन ऐसे को सो बेसिकली हम चलें पहले से स्टार्ट करते हैं, हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ये कौन बताएगा? मुझे मिशाल बताएगी। मिशाल आप बताएं, आपने पहला ऐसा लिखा है माय बेस्ट फ्रेंड। अनम्यूट करें जरा अपने आप को। आप मिशाल, मैं सुन रहा हूं आपको, जरा करें आप अपने आप को अनम्यूट। बेटे आपने क्या लाइन, पहली लाइन क्या लिखी है माय बेस्ट फ्रेंड की? सर माय बेस्ट फ्रेंड के ऊपर यही, मतलब बचपन से हम लिखते थे कि देयर आर मेनी फ्रेंड्स, और अ बेस्ट फ्रेंड इज आगे बोले। अ बेस्ट इन्होंने फ्रेंड लिखा, एक मिनट, इन्होंने लिखा बेस्ट फ्रेंड इज योर क्लोजेस्ट फ्रेंड। इन्होंने लिखा कि वी हैव मेनी फ्रेंड्स and my best friend is Mr. this and this one. हम मोस्टली लिखते थे अली, he's intelligent, he's religious, he's cooperative, यही लिखते थे। अब जरा मेरी बहुत गौर से सुनिए बेटे, ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। ये कौन सा ऐसे? डिस्क्रिप्टिव। अब तमाम के तमाम लोगों ने माय बेस्ट फ्रेंड का जो पहला सेंटेंस लिखोगा प्रेजेंट टेंस में लिखोगा। My dear friend, descriptive essay is the essay where you are supposed to describe some person, some place, some concept, and the most of the time this description is done in present tense. अब आपने दूसरा ऐसे लिखोगा my best friend, sorry, my first day in college. जी सैफुल्लाह आप बताएं, आपने इसकी पहली लाइन क्या लिखी है? सैफुल्लाह आप बताएं, my first day in school की। सर मैंने लिखा है कि माई फर्स्ट डे इन स्कूल वाज वेरी सरप्राइजिंग। जी बिल्कुल ठीक है। इन्होंने देखे बेटा जरा गौर करना, इन्होंने कहा माय फर्स्ट डे वाज स्कूल वाज वेरी सरप्राइजिंग। कौन सा टेंस इन्होंने चूज किया? पास्ट टेंस चूज किया, वाज चूज किया, और करना भी वाज। क्यों वाज चूज किया? कभी इस पे आपने सोचा है? माय डियर फ्रेंड, दिस इज नरेटिव ऐसे। जरा मेरी बात गौर से सुनना। नरेटिव ऐसे इज द ऐसे वेयर यू आर सपोज्ड टू नरेट some past person, some past event, and some past concept. And again, narration is always done in past tense. But in narration हमेशा past tense में की जाती है।
अब जब भी नरेटिव ऐसे लिखोगे, वो चाहे क्रिकेट मैच लिखो, विजिट टू द जू लिखो, अगेन यू आर सपोज टू डू द नरेशन। आगे आते हैं, नेक्स्ट ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान। माय डियर सर, दिस इज सोशो इकोनॉमिक ऐसे, एंड सोशो इकोनॉमिक ऐसे इज ऐसे where you are supposed to tell us the details of some socio-economic issue, and most of time this details would be told in present tense. आखिरी है आर्गुमेंटेटिव। डियर सर, आप डिटेल्स नहीं बताओगे, कैन मीनिंग में फिक्स डिटेल बता सकते हो, नहीं बताओगे। इस ऐसे के अंदर या आप टॉपिक से एग्री करोगे या आप टॉपिक से डिसएग्री करोगे। अब यहां पे आते हैं, आप जरा गौर से आपने चीज, माय डियर स्टूडेंट, इन इंग्लिश वी हैव 6 टाइप ऑफ ऐसे, और हर टाइप ऑफ ऐसे का अपना स्टाइल है। हम फेल क्यों होते हैं? हम एक ऐसे सीखते हैं, इसी ऐसे में सारे के सारे वही मेथड अप्लाई करनी, नहीं, गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। 100% हो जाएगी गलत। अब जरा गौर करना है, मैं तमाम ऐसे की टाइप्स को डिटेल्स बताऊंगा, आपने नोट करनी है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे, my dear son, descriptive essay is the essay where you are supposed to tell us the details of your essay other than causes, consequences, solution. इसकी causes, consequences, solution डिटेल नहीं होंगी, कोई और होंगी डिटेल्स। फॉर एग्जाम्पल टॉपिक आता है को एजुकेशन, इट्स मेरिट एंड डीमेरिट्स, तो डिटेल्स बता रहे हो ना, डिटेल्स क्या बता रहे हो, उसके मेरिट्स बता रहे हो, उसके डीमेरिट्स बता रहे हो। टॉपिक आता है प्लेजर ऑफ रीडिंग, कॉजेस कंसीक्वेंसेस तो नहीं है, प्लेजर का मतलब बेनिफिट्स, आप रीडिंग के बेनिफिट्स बताओगे, ये पिछले साल आया था। ऐसे आएगा, सपोज करते हैं, ये भी 2 साल पहले आया था, एजुकेशन इट्स मीनिंग एंड पर्पस, तो डिटेल्स बता रहे हो ना, डिटेल्स क्या है, एक मीनिंग है एक, और हमेशा डिटेल्स प्रेजेंट टेंस में बताई जाती हैं। अब आते हैं नरेटिव ऐसे। जैसे नरेटिव ऐसे भी ऐसे वो होता है जिसमें अगेन आपने डिटेल्स बतानी है, ऊपर भी डिटेल नीचे भी डिटेल। मतलब सपोज मेरा ऐसे आ जाता है विजिट टू द जू, मैं सारी डिटेल्स बताऊंगा कि हम कैसे निकले, हमने वहां पे क्या क्या देखा, बिल्डिंग कैसी थी, कौन कौन सी चीज पड़ी थी, किस चीज का कौन सा हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव था। बट दिस टाइम है डिटेल्स, बट दिस टाइम डिटेल्स वुड बी टोल्ड अस इन पास्ट टेंस। आपकी बारी जो डिटेल्स होंगी ना, वो पास्ट टेंस में होंगी। आगे जाते हैं सोशो इकोनॉमिक। डियर फ्रेंड, अगेन सोशो इकोनॉमिक ऐसे वो ऐसे होते हैं वेयर अगेन यू आर सपोज्ड टू टेल अस डिटेल्स, अगेन आपने हमें डिटेल्स बतानी है। बट दिस टाइम इस दफा आपकी जो डिटेल्स होंगी वो कॉजेस, कंसीक्वेंसेस और सॉल्यूशन की फॉर्मेट में होंगी। किस में होंगी? कॉजेस में, कंसीक्वेंसेस में और सॉल्यूशन की फॉर्मेशन में होंगी। होंगी अगेन डिटेल्स, बट दिस टाइम डियर सन, दिस डिटेल्स वुड बी इन द फॉर्म ऑफ कॉजेस, कंसीक्वेंसेस एंड सॉल्यूशंस। तो कहने का मकसद क्या हुआ? ये तीनों के तीनों ऐसे में हम एक ही काम कर रहे हैं, हम इन तीनों में डिटेल्स बता रहे हैं। बेटे वो तमाम के सिर्फ टेंस चेंज, वो तमाम के तमाम ऐसे यहां पे डिटेल्स बतानी होती है, यहां पे कोई पोजीशन नहीं होती, डिटेल्स बतानी होती है। ये तमाम के तमाम ऐसे को लिखने का एक ही स्टाइल है, बेसिकली टाइप ही एक है। आगे जाते हैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे। माय डियर फ्रेंड, आर्गुमेंटेटिव ऐसे वो ऐसे होता है जहां पे या तो चीजों से आपने एग्री करना होता है या आपने डिसएग्री करना होता है। फॉर एग्जांपल, इज कॉलोनियल मेंटालिटी इम्पीडिंग द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान? इज जेंडर इक्वलिटी अ मिथ? सो आर्गुमेंटेटिव ऐसे वो ऐसे होता है यहां पे चीजों की डिटेल्स नहीं बतानी, या आपने एग्री करना है या आपने डिसएग्री करना है। नेक्स्ट पे जाते हैं लिटरेरी। अगेन माय डियर फ्रेंड, लिटरेरी ऐसे वो, फॉर एग्जांपल लिटरेरी ऐसे क्या है कि मैन इज बॉर्न फ्री बट ही इज इन चेन्स एवरीवेयर। माय डियर फ्रेंड, लिटरेरी ऐसे इज द ऐसे वेयर यू आर सपोज टू टेल अस, या आप अगेन उससे एग्री करेंगे या आप तमाम चीजों से डिसएग्री करेंगे।
तो लिटरेरी ऐसे वो ऐसे होता है, यहां पे अगेन यू आर सपोज टू आइदर द एग्री और डिसएग्री। आप आते हैं परसुएसिव ऐसे। माय डियर फ्रेंड, परसुएसिव ऐसे वो होते हैं यहां पे आप डिसएग्री नहीं कर सकते, आप हमेशा एग्री किया जाता है। मतलब मैं अगर आपसे कहूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बड़े आपके पास मार्जिन ही नहीं है डिसएग्री करने का। परसुएसिव का परसू का मतलब ही होता है कि किसी को किसी खास कंक्लूजन पे कन्विंस करना। सो डियर फ्रेंड, परसुएसिव ऐसे इज ऐसे वेयर यू आर सपोज टू again always convince your reader on some certain conclusion। तो अगर मैं बिल्कुल सिंपल बात करूं ना, बड़े हमारे दो किस्म के ऐसे हैं। बिल्कुल अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो बेटे पहले ऐसे वो हैं यहां पे आपने चीजों की डिटेल्स बतानी होती हैं, इसमें एग्री डिसएग्री नहीं किया जा सकता। और दूसरे ऐसे वो होते हैं जिसके अंदर डियर स्टूडेंट आपने या एग्री करना होता है या डिसएग्री करना होता है। ये हम एग्जामिनर या सॉरी हम टीचर्स आपको वैसे ही परेशान करते रहते हैं कि 50 टाइप ऑफ ऐसे हैं। वी डू नॉट हैव 50 टाइप। जहां तक लिखने की बात है ना, वी हैव 2 टाइप ऑफ ऐसे। अब इन दोनों का तो हमने सिंपल बताया कि बेटे डिस्क्रिप्टिव ऐसे वो तमाम के तमाम ऐसे यहां पे आपने चीजों की डिटेल्स बतानी है, चाहे वो काजेस कंसिक्वेंसेस सोल्यूशन हो, चाहे वो उसके मेरिट डीमेरिट्स हों, चाहे वो उसके कोई और किस्म की डिटेल्स हों, वो तमाम के तमाम ऐसे यहां पे आपने चीजों की डिटेल्स बतानी है, हम उनको डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहते हैं। और वो तमाम के तमाम ऐसे यहां पे चीजों से या आपने एग्री करना है या डिसएग्री करना है, हम उन तमाम के तमाम ऐसे को आर्गुमेंटेटिव ऐसे बोलते हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे का लिखने का अपना स्टाइल है एंड आर्गुमेंटेटिव ऐसे हैज इट्स ओन स्टाइल। डिस्क्रिप्टिव का अपना स्टाइल है और आर्गुमेंटेटिव ऐसे हैज इट्स ओन स्टाइल एज वेल। दोनों का अपना अपना स्टाइल है। अब आते हैं ये बिल्कुल ये टेबल आपको हर चीज आपको क्लियर कर देगा। मैं पहले डियर स्टूडेंट आपको बताता हूं आर्गुमेंटेटिव ऐसे। माय डियर स्टूडेंट, आर्गुमेंटेटिव ऐसे वो ऐसे होता है, पहली बात करते हैं नेचर ऑफ टॉपिक। टॉपिक इसके कैसे आते हैं। मुझे 1 मिनट दें। अच्छा, आर्गुमेंटेटिव ऐसे में डियर सर सबसे पहली बात यह है कि वो कहता है कि कुछ स्टेटमेंट आएगी। क्या आएगी? स्टेटमेंट आएगी। स्टेटमेंट क्या आएगी? फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट ये आएगी कि war on terror has contributed to growing human right abuse। कि war on terror की वजह से ह्यूमन राइट अब्यूज जो हैं या वायलेशन ऑफ जो राइट्स हैं वो बढ़ गए। तो आपकी मर्जी है, आप उससे एग्री करें या डिसएग्री करें। या डियर फ्रेंड वो कोटेशन आएगी। कोटेशन क्या आएगी कि मैन इज बर्न फ्री बट ही इज इन चेन्स एवरीवेयर। कोटेशन आएगी इफ गोल्ड रस्ट व्हाट टू से अबाउट एरन। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम अक्सर इसकी ये होता है कि या तो ये क्वेश्चन फॉर्म में आती है लाइक इज कॉलोनियल मेंटेलिटी इंपीडिंग द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान, या दो स्टेटमेंट के दरमियान में ओ आर का लफ्ज आ जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्लेसिंग आर कर्स, तो उसने ओ आर बता दिया, उन्हें आपको लाइन आपकी फिक्स कर दी, या आप उससे एग्री करोगे या डियर आप उससे डिसएग्री करोगे। ठीक है, तो कभी ये कभी नहीं भी आता, लाजम नहीं है कि क्वेश्चन मार्क और ओ आर का लफ्ज आएगा। कभी कभार एक स्टेटमेंट ऐसी हो गई, देखे ना, स्टेटमेंट ही ऐसे आ गई है कि देयर आर सम हर्डल इन द वे ऑफ अ ट्रूली इंडिपेंडेंट कंट्री। तो अगेन लाजमी बात है या आप उससे एग्री करेंगे या लाजमी बात है आप उससे डिसएग्री करेंगे। अब आता है रिक्वायरमेंट क्या है एग्जामिनर की।
माय सर, आपके एग्जामिनर की सिंपल एक ही रिक्वायरमेंट है कि उसने देखना है कि आप आर्गू कर सकते हो या नहीं। आपने एक दोनों साइड नहीं लेके चल सकते, या आप आपका जो टॉपिक है उससे एग्री करोगे या आप अपने टॉपिक से डिसएग्री करोगे। बिटवीन वाली बात नहीं स्टोरी चलती। लाजिम बात है या आपने उससे एग्री करना है, या लाजिम बात है आपने उससे डिसएग्री करना है। फेलियर, सॉरी, नॉलेज। माय डियर फ्रेंड, जब आपने, सपोज मैं करता हूं, मेरा टॉपिक है इज जेंडर इक्वलिटी अ मिथ हो, मैं अगर एग्री कर रहा हूं या मैं डिसएग्री कर रहा हूं, ये मैं नहीं करूंगा कि मैं सपोज अगर एग्री कर रहा हूं कि सारी की सारी एग्जांपल मैं कुरान एंड सुन्ना से उठा दूं। नहीं, डिवर्सिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। डिवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि कुछ एग्जांपल आप कुरान से उठाएंगे, कुछ आप सुन्ना से उठाएंगे, कुछ आप फिलॉसफी से उठाएंगे, कुछ आप एग्जांपल लिटरेचर से लेंगे, कुछ एग्जांपल आप स्पोर्ट्स से लेंगे। सो डिवर्सिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। फेलियर, माय डियर फ्रेंड, आर्गुमेंटेटिव ऐसे में 90% लोग फेल हो जाते हैं। उसकी रीजन है, उसके दो वजूहात हैं। पहली उसकी वजह यह है कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे वो लोग लिख सकते हैं जिनकी लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा कमांड हो। क्यों? क्योंकि इसमें बड़े लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखने पड़ते हैं। और दूसरी बात है, वो कैंडिडेट लिख सकते हैं जिनके पास जिनकी रीडिंग हैबिट बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जिनकी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीडिंग हैबिट हो, वो लिख सकते हैं। तो तीसरी बात यह है कि डियर फ्रेंड, कभी कभार इसमें लक का फैक्टर भी आ जाता है। लक का फैक्टर ये है कि कुछ इसमें टॉपिक जो होते हैं वो बड़े कंट्रोवर्शियल किस्म के टॉपिक होते हैं। बस देखो ना, एक सपोज करते हैं ऐसे कभी कभार आ जाता है कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। आजकल आपने सुना होगा फ्रांस वर्सेस तुर्की की, एक प्रेसिडेंट फ्रांस ने एक स्टेटमेंट दी है, उस पर तुर्की के प्रेसिडेंट ने भी स्टेटमेंट है। आजकल पाकिस्तान में भी उस पर डिबेट चल रही है। टॉपिक आ जाता है इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। मेरे जैसा तो एग्जामिनर होगा, तो बेटे आप अगर लिखेंगे नो पे जाओगे ना, आप कितने भी खूबसूरत आर्गुमेंट्स दे दें, मैं कम से कम आपको पास नहीं करूंगा। मैं आपकी सारी आर्गुमेंट्स को काटूंगा, उसके साथ एक लफ्ज लिखूंगा IR। IR स्टैंड फॉर इररिलेवेंट। बेटे कभी कभार, मैं इसकी मिसाल देता हूं, हमारे एक दोस्त हैं, GR कॉलम 2010 था, उन्होंने CSS में अपीयर हुए। आपको पता है CSS का रिटर्न हो जाता है फरवरी में, अगस्त में या अक्टूबर में रिजल्ट आ जाता है। जैसे कि अभी तक आपको पता है नहीं रिजल्ट आया है। उसके बाद इंटरव्यू होते हैं, लेकिन अगले साल के पेपर इंटरव्यू से पहले हो जाते हैं। तो उसने अगले पेपर भी दे दिए, अभी रिजल्ट फाइनल नहीं आया था। आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखा, रिटर्न पास कर लिया, इंटरव्यू दिया, क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी दे रहा था तो अगले साल का 2011 का भी पेपर दे दिया। जब CSS का रिजल्ट आया तो 2010 के अंदर उसने टॉप कर लिया, और इंग्लिश एसे में उनके नंबर आए कोई अप्रोक्सीमेटली 81। तो जब अगले 2011 का रिजल्ट आया तो वो इंग्लिश एसे में फेल हो गए। हालांकि उनका पहली दफा भी आर्गुमेंटेटिव ऐसे था, दूसरी दफा भी आर्गुमेंटेटिव ऐसे था। पहली दफा वो खुशकिस्मत थे कि उनकी जो आर्गुमेंट्स थी एग्जामिनर की भी वही आर्गुमेंट्स थी, तो अगले दफा उसकी और एग्जामिनर की आर्गुमेंट्स मैच नहीं की। बट ये पाकिस्तान में नहीं है, ये दुनिया के किसी भी कोने में। आपको पता है मगरब का एक कंसेप्ट है जिसको वो कहते हैं व्हाइट मैन बर्डन। वो कहते हैं जी हम तहजीब याफ्ता हैं, दुनिया की तमाम के तमाम कौमें जो हैं वो तहजीब याफ्ता नहीं है, तो हम पे अल्लाह पाक ने फर्ज कर दिया कि सबको तहजीब याफ्ता कर दो। उनके नजदीक तहजीब क्या है? उनके नजदीक इंग्लिश लैंग्वेज बोलना तहजीब है, उनके नजदीक कोट एंड टाई लगाना तहजीब है। तो यूरोप में अगर ये ऐसे आ जाए ना व्हाइट मैन बर्डन पे, और जो भी शख्स इसके अगेंस्ट जाएगा तो फेल हो जाएगा। तो इसमें डियर फ्रेंड फेलियर इस वजह से भी ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर लोगों की बायसनेस बहुत ज्यादा होती है। लेंथ कितनी है डियर फ्रेंड? आर्गुमेंटेटिव ऐसे कभी भी, आर्गुमेंटेटिव ऐसे की मिनिमम लेंथ इज 1200 एंड मैक्सिमम लेंथ इज 1400। इससे ज्यादा कम ज्यादा नहीं हो सकता।
और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने सिर्फ 700 एस वर्ड्स लिखे और पास हो गए। मार्क्स माय डियर फ्रेंड, अगर आप आर्गुमेंटेटिव एसे पास करेंगे ना, पास भी करेंगे, तो आपके 50 मार्क्स मिनिमम और 80 मैक्सिमम। क्राइटेरिया क्या है? एग्जामिनर किस पे चेक करते हैं? वो आपका नॉलेज भी चेक करता है विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी लैंग्वेज, योर नॉलेज विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी लैंग्वेज। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव एसे कौन सा एसे है। माय डियर फ्रेंड, डिस्क्रिप्टिव एसे वो एसे है जिसमें पहली बात है स्टेटमेंट होगी। कैसे होगी? सिंपल सी एक स्टेटमेंट होगी। स्टेटमेंट ये होगी, हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान इशू एंड चैलेंज। एक फैक्ट होगा। फैक्ट क्या है? ग्लोबल वार्मिंग काजेज एंड कंसिक्वेंसेस, या किसी इशू पे लिख देंगे। काम क्या है? अब आपको कोई काम नहीं है कि यस या नो करना, आपका सिंपल काम है कि उसकी डिटेल्स बताना। वो काजेस, कंसिक्वेंसेस, सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, वो अदर देन दिस भी हो सकते हैं। नॉलेज वेरी एवरेज, थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा का मतलब यह है कि आपको पता होना चाहिए लिटरेसी रेट कितना है, मेल में कितना है, फीमेल में कितना है, कितने लोग पॉवर्टी के नीचे रह रहे हैं, रेमिटेंसेस कितनी है, एक्सपोर्ट्स कितनी है, इंपोर्ट्स कितनी है, एनर्जी की प्रोडक्शन कितनी है, नीड कितनी है, थोड़ा जीएनपी क्या है, जीडीपी क्या है, बेसिक चीजें पता होना चाहिए। नॉलेज वेरी एवरेज, थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। फेलियर, ज्यादा लोग फेल नहीं होते। इसके अंदर सिर्फ वो लोग फेल होते हैं जिन्हें लिखना नहीं आता, जिनकी अंग्रेजी ठीक नहीं है। लेंथ ये ज्यादा, सॉरी लेंथ ये ज्यादा थोड़ा सा लिखा जाता है। मिनिमम इज 15 एंड मैक्सिमम इज 2000 वर्ड्स। मार्क्स बड़े इसमें 99% वो लोग होंगे जिनके 40 नंबर आएंगे। और आप एक और ट्रेंड देख लें, बड़े सीएसएस के जो टॉपर होते हैं उनके हमेशा एस में 40 नंबर आते हैं। 40 से ज्यादा नहीं, उनके 40 और 50 के दरमियान में आते हैं। क्यों? बेटे वो उनकी शुरू ही में से प्लानिंग ये होती है कि ऐसे को सिर्फ पास करना है और हमने नंबर बाकी पेपर्स में लेने हैं। और क्राइटेरिया क्या है आपके एग्जामिनर का? माय डियर फ्रेंड, योर एग्जामिनर क्राइटेरिया इज मिनिमम नॉलेज विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी लैंग्वेज। कि थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए लेकिन आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये इन दोनों, और अगेन माय डियर फ्रेंड, इन दोनों को लिखने का स्टाइल, इन दोनों को एक मुकम्मल तौर पे लिखने का स्टाइल एक दूसरे से डिफरेंट है। आर्गुमेंटेटिव एसे का अपना इंट्रोडक्शन होता है, डिस्क्रिप्टिव एसे का अपना इंट्रोडक्शन होता है। उन दोनों को लिखने का अंदाज मुख्तलिफ है, क्योंकि लाजिम बात है ना, एक में चीजें अपने डिटेल्स, वो मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन की आज बातें बताई है ना, वो एक जनरल बातें हैं। जनरल बातें हमेशा सेम रहती हैं, लेकिन इन दोनों की जो एक्चुअल ट्रीटमेंट है वो मुख्तलिफ है। ठीक हो गया? हम कल यहां से आगे स्टार्ट करेंगे। अगर आपके क्वेश्चंस है तो आप हैंड रेस करें, क्वेश्चन कर लें। कल इंशाल्लाह हम यहां से, कल हम और बड़ी अच्छी डिबेट करेंगे। कल आपके एक मैं होमवर्क दे रहा हूं, आपने कल 2020 का पेपर निकालना है सीएसएस का, और 2020 का पेपर निकाल के आपने मुझे बताना है कि सर इनमें से कौन से आर्गुमेंटेटिव ऐसे हैं, कौन से डिस्क्रिप्टिव ऐसे हैं। 2020 का आपने पेपर निकालना है और 2020 के पेपर को आपने मुझे आके बताना है। हम इधर ही उसको पहले डिस्कस करेंगे कि कौन सा आर्गुमेंटेटिव ऐसे और कौन सा डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। गालिबन क्वेश्चन नहीं है किसी का, सॉरी राशिद का है। जी राशिद, राशिद मैं सुन रहा हूं आपको। जी फैज आप बताएं। सर मेरा जो क्वेश्चन था इस ऐसे के मुताबिक नहीं है सर, सॉरी, मुझे कंपोजिशन का पूछना था।